आप सभी का एग्ज़ाम का समय बहुत ही करीब है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपके क्लास 7 के इंग्लिश बुक के पूरे चैप्टर्स को। एक ही जगह पे सारे चैप्टर्स को देखो, 1 घंटे 40 मिनट में पूरा आपका बुक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप इसको देख कर के एग्ज़ाम में ईज़िली अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सारे जो चैप्टर्स बताए गए हैं, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 को जो है 3 क्वेश्चंस। एक राजा हैं, जिनके दिमाग में 3 क्वेश्चंस हैं और वह उसका आंसर चाहते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन-कौन से हैं और वो क्यों उसका आंसर चाहते हैं, वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक राजा था, जो कि सोचता था कि अगर उसको सक्सेसफुल रूलर यानी सक्सेसफुल राजा बनना है, तो उसे 3 क्वेश्चन के जवाब चाहिए। पहला क्वेश्चन था कि सही समय क्या है किसी चीज़ की शुरुआत करने की? यानी कोई काम आपको करना है, तो उसके लिए उसको शुरू करने का सही वक़्त क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर किस व्यक्ति की बात उसे सुननी चाहिए? इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि आखिर उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम जो उसे करना चाहिए। अब इन सवालों के जवाब को जानने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को अपने किंगडम यानी साम्राज्य में भेज दिया और कहा कि सबको ये बता दो कि जो भी इसका सही जवाब देगा, राजा उसे बहुत सारे पैसे देंगे। बहुत सारे वाइस मैन यानी समझदार लोग आए, लेकिन सभी के जवाब अलग-अलग थे। जैसे जो पहला क्वेश्चन था राजा का, जिसमें राजा ने पूछा था कि सही वक्त क्या है किसी काम को करने के लिए? उसका आंसर लोग देते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इस तरह से वह सभी काम को सही समय पर कर पाएँगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी काम के पहले से टाइम फिक्स कर दें कि आप इतना वक़्त में वो काम कर ही लेंगे या हो ही जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि राजा को क्या चल रहा है उन सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और अपना सारा सुख छोड़ कर के यह सोचना चाहिए कि आखिर जो भी समय है उस समय क्या-क्या करना ज़रूरी है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, काउंसिल ऑफ वाइज़ मेन यानी कुछ लोग का ग्रुप बना लो जो कि उनको सजेशंस दे, एडवाइस दे कि हाँ, राजा आपको इस वक़्त में ये काम करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे कि काउंसिल रखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे काम हैं और उन सभी के लिए एक सही समय डिसाइड कर पाना एक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कोई बहुत अर्जेंट काम आ जाए। अब इसके लिए राजा थोड़ी ना काउंसिल के डिसीजन के लिए रुकेंगे कि कब वो लोग आएँगे और सही टाइम बताएँगे। इसके बाद फिर कुछ लोग कहते हैं कि किसी काम को करने का सही टाइम डिसाइड करने के लिए आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा और इसके लिए मैजिशियंस की ज़रूरत है। तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग एडवाइस लोग दे रहे थे। अब सेकंड क्वेश्चन आया कि किस व्यक्ति की बात राजा को सुननी चाहिए? उस पर लोग कहते हैं कि राजा को काउंसलर्स की, यानी वही जो उनके काउंसिल में बैठे हुए लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, पंडित की सुनो, कुछ बोलते हैं डॉक्टर की, तो कुछ बोलते हैं नहीं, सोल्जर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे ज़रूरी है भाई, तो उनकी बात सुनो। और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें राजा ने पूछा था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है हमको करने के लिए? तो इस पे लोग कुछ आंसर करते हैं कि नहीं, साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ बोलते हैं फाइटिंग, तो कुछ बोलते हैं कि नहीं, धर्म को अपना निभाना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। राजा के क्वेश्चंस के इतने अलग-अलग जवाब सुन कर के राजा किसी से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को इनाम नहीं दिया। बल्कि अब वो सोचता है कि वह जाएगा एक हर्मिट के पास। हर्मिट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अकेला रहता है। तो यहाँ पे हर्मिट को आप हिंदी में सन्यासी कह सकते हो। तो सोचता है कि सन्यासी के पास जाएगा क्योंकि सन्यासी अपने समझदारी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो एक हर्मिट के पास जाते हैं जो कि जंगलों में रहता था और वहाँ सिर्फ़ सिंपल लोगों से मिलता था और किसी से नहीं। तो इसके लिए राजा ने भी सिंपल यानी ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन लिए ताकि देख कर के लगे नहीं कि वो राजा है, बल्कि एक साधारण आदमी लगे। अब राजा जाते हैं, वह हर्मिट के जो झोपड़ी यानी उसके घर के पास पहुँचने से थोड़ी दूर पहले ही अपने घोड़े से उतर जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स यानी जो सैनिक हैं, उनके साथ घोड़े को छोड़ते हैं और अकेले ही चल जाते हैं हर्मिट के घर के पास। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, घर के बाहर देखते हैं कि हर्मिट जो कुदाल है, उससे धरती कोड़ रहा होता है और हर्मिट उस समय देखने में बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर दिखता है, वो बहुत ही मेहनत कर रहा होता है और बहुत तेज़ी में साँस ले रहा होता है। राजा उस हर्मिट के पास जाते हैं। हर्मिट राजा को ग्रीट करता है और अपना मिट्टी खोदना चालू रखता है। तभी राजा हर्मिट को बोलते हैं कि मैं आपसे यहाँ पर 3 सवाल पूछने आया हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि सही समय क्या है किसी काम को करने के लिए? किस व्यक्ति की बात उसे ज़्यादा सुननी चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट काम उसके लिए क्या चीज़ है? तो अपने वही क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है। हर्मिट सिर्फ सुन रहे होते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। तभी राजा बोलते हैं कि आप थक गए हैं, आप मुझे कुदाल दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम कर देता हूँ। हर्मिट कुदाल दे देते हैं और बोलते हैं थैंक्स। राजा कुदाल को लेकर के वहाँ पर कुदाल से मिट्टी कोड़ रहे होते हैं, तभी हर्मिट जो है वो धरती पे बैठ जाते हैं। अब 2 बेड्स, बेड्स का अर्थ यहाँ पे हुआ कि 2 गड्ढे आप बोल बोल सकते हो। जब वो खोद देते हैं राजा, तो फिर वापस से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करके आंसर माँगते हैं। हर्मिट कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि खड़े होकर के अपना हाथ को आगे बढ़ा के बोलते हैं, अच्छा ठीक है, कुदाल मुझे दीजिए, अब आप रेस्ट कीजिए। लेकिन राजा कुदाल नहीं देते हैं और खुद से वापस से जो है उस से मिट्टी कोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह घंटे बीतते जाते हैं, पहले 1 घंटा, देन घंटा बीतते-बीतते-बीतते शाम होने को आ जाता है।
राजा ने कुदाल को मिट्टी में गड़ा दिया और कहा कि देखिए, मैं आपके पास आया था अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए। फिर कहता है कि अगर आपको मेरे सवाल के जवाब नहीं देने हैं, तो आप बता दीजिए, मैं वापस से घर चला जाऊँगा। तभी हर्मिट कहता है कि देखो, पीछे से कोई दौड़ करके यहाँ आ रहा है। राजा घूमते तो देखते हैं कि एक बियर्डेड यानी एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ के उनके पास आता है। उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबाए रखा था क्योंकि उसके पेट से खून निकल रहा था। जैसे ही वो राजा के पास पहुँचता है तो वो बेहोश होकर धरती पर गिर जाता है। राजा और हरिण मिल करके उसके कपड़े को निकालते हैं और जहाँ पर उसके पेट में ज़ख्म था, वहाँ पर उसको साफ करके रुमाल से उसके खून को रोकने की कोशिश करते हैं। खून जब नहीं रुकता है तो वापस से रीड्रेसमेंट में या वापस से राजा उसके वही ज़ख्म को साफ करके वापस से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब खून जब रुक जाता है तो वो व्यक्ति उठता है और फिर पूछता है पानी पीने के लिए, वो तो अब सही फ़ील कर रहा होता है। राजा जाते हैं फ्रेश वाटर ला कर के उसको दे देते हैं। अब जो कि शाम हो गया था तो पूरा सूरज भी ढल जाता है और रात हो जाती है। रात में ठंडी हवा बह रही होती है तो राजा और हरमिट दोनों मिल कर के उस ज़ख्मी आदमी को उठा कर के अंदर झोपड़ी में रख देते हैं बेड पर। अब राजा भी जो कि पूरा दिन मेहनत किए हुए थे, वो भी भाई चल कर के आए थे हरमिट के घर के पास कुछ दूर से। देन पूरा दिन वो जो काम किए थे इसलिए वो भी बहुत थक गए थे। तो वहाँ धरती पर ही नीचे सो जाते हैं। अब देखो, राजा जब सुबह उठे ना तो एकदम से सोचते हैं कि भाई ये मैं कहाँ पर हूँ? मतलब कुछ मिनट के नहीं होता है, एकदम दिमाग ब्लैंक सा हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ? ये कौन-सा है दाढ़ी वाला आदमी यहाँ पर सोया हुआ है बिस्तर के ऊपर? तब एकदम से देखते हैं कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है वो उनको बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा बोलते हैं कि भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं भला किस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करूँ? तो मेरे पास माफ़ करने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी वो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है कि देखिए, आप भले मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एक एनिमी हूँ, यानी शत्रु हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड का सज़ा दिया था और उसके प्रॉपर्टी को सीज़ कर लिया था, यानी बाय फ़ोर्स ले लिया था। और मुझे यह पता था कि आप हरमिट से मिलने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप हरमिट से मिल कर के घर वापस आएँगे, उसी वक़्त मैं आपको मार दूँगा। लेकिन शाम हो गया, फिर रात होने को आई, लेकिन आप जो है वापस नहीं आए। इसलिए मैं जहाँ पर छुपा हुआ था मुझे वहाँ से बाहर निकलना पड़ गया। लेकिन आपके जो बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे ज़ख्मी कर दिया। मैं दौड़ा-दौड़ा यहाँ पर आया और यहाँ पर आने पर आपसे मिला। अगर आपने मेरे को रिड्रेस यानी अगर मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता। फिर आगे वो कहता है कि मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचा ली, और अगर मैं अब ज़िंदा रहा तो मैं आपको जीवन भर सर्व करूँगा, यानी आपकी सेवा करूँगा और आपका सबसे वफ़ादार सर्वेंट बनूँगा, और अपने बेटे को भी कहूँगा कि वो ऐसा ही करें। फिर वो वापस से माफ़ी माँगता है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका जो दुश्मन था उसे वह शांतिपूर्ण तरीके से, यानी एक तरह से दोस्त की तरह उसे जीत लिया, और फिर वो उसको माफ़ करते हुए बोलते हैं कि देखो, जो मेरे सर्वेंट्स हैं और मेरा जो खुद का डॉक्टर है, मैं उसे भेजूँगा ताकि वो तुम्हारी देखभाल करे, और उस व्यक्ति का, यानी उसका जो भाई का प्रॉपर्टी था, उसे भी वापस दे दूँगा। राजा उस ज़ख्मी आदमी को उस झोपड़ी में रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं बाहर देखने के लिए कि हर्मिट किधर है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो सोच रहे थे कि काश यार, आखिरी बार मेरे वो क्वेश्चन का कम से कम जवाब दे दे इस बार पूछने पर। इसलिए वो हर्मिट के पास जाते हैं, हर्मिट को देखते हैं तो वह बीज को रोप रहा होता है उस गड्ढे में जो पिछले दिन किया गया था। उसके पास राजा जाके बोलते हैं कि देखिए, मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ कि आप जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर है वो दे दें। राजा ये बोलता है और आशा कर रहा होता है कि इस बार हर्मिट कम से कम उनके क्वेश्चंस के आंसर को दे दे। हर्मिट नीचे बैठे-बैठे ऊपर राजा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि देखो, तुम्हें आंसर तो मिल चुका है। अब राजा देख कर के बोलते हैं उनको कि ये कब हुआ, मतलब मुझे कब आंसर मिला? आप कहना क्या चाहते हैं? इसी पर हर्मिट समझाते हैं इस पूरी बात को, आप भी थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इस पे ये कहते हैं, तुम देख नहीं रहे हो, अगर कल तुमने मेरी कमजोरी पर पिटीड यानी दया नहीं किया होता और मेरे लिए यहाँ पर बेड्स यानी वो गड्ढे वगैरह नहीं किए होते और यहाँ से चले जाते, तो वो व्यक्ति तुम पर अटैक कर देता और तुम उस समय सोच रहे थे काश मैं वहाँ पर रुक गया होता। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वक़्त था उस समय का, वो था जब तुम उस बेड्स को कोड़ रहे होते, यानी वो गड्ढे जब कर रहे होते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी उस समय मैं था, और मेरे लिए तुम भलाई कर रहे थे, मुझ पे दया करके कि वो काम कर रहे थे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बिज़नेस था जो तुम मेरे लिए भलाई कर रहे थे। इसके आगे वो कहते हैं कि जब वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ करके आया, तो उस समय जब तुम केयर कर रहे होते उसकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारा रहता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस समय मर जाता तो वो तुमसे शांति नहीं बना पाता, पीस नहीं बना पाता। उस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था वो व्यक्ति खुद, और सबसे इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारे लिए वो था उसकी देखभाल करना। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इनके अलग-अलग आंसर्स को देख कर के, तो देखो इनका सबसे परफेक्ट आंसर क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है किसी काम को करने के लिए, तो वो है नाउ, यानी अभी का समय, क्योंकि आप अभी के ही समय में कुछ कर पाओगे। आप पास्ट में या फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप जो अभी कर रहे हो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है।
दूसरा कि किस व्यक्ति की बात आपको सुननी चाहिए। तो आपको उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए जो उस वक़्त आपके पास उस मोमेंट में मौजूद है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि फ्यूचर में आप किससे मिलोगे या व्यक्ति जो सामने आपके है वो आपसे फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है करने के लिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए वो है दूसरों के लिए अच्छाई करना। क्योंकि ये कह रहे हैं कि इंसान धरती पे इसलिए भेजा गया है ताकि वो दूसरों के लिए अच्छा कर सके, दूसरों के लिए अच्छाई का सोच सके। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ थे, यानी सबसे इम्पोर्टेंट समय है अभी का, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो है जो अभी मौजूद है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है दूसरे के लिए अच्छा करना। तो हमने इस चैप्टर में पूरा देखा राजा के बारे में, उसके 3 क्वेश्चंस के बारे में और कैसे उसको जवाब मिले। जो जवाब मिले वो आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे वो जवाब जो हर्मिट ने दिए और बाकियों ने दिए थे। चैप्टर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जो है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसके राइटर है वसंता सूर्या और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, भले ही लंबा बहुत है। जैसे यहाँ मेन कैरेक्टर है मृदु, जो अपनी दादी और दादा के साथ चेन्नई में रहती है। चेन्नई में तमिल लैंग्वेज यूज़ होता है, तो वहाँ पर दादी को बोला जाता है तप्पी और दादा को बोला जाता है तथा। एक दिन दोपहर के वक़्त में वो अपनी दादी यानी तप्पी के साथ जाती हैं अपनी आंट रुक्कुमणी के घर पे, जहाँ पर वो अपने कज़न से मिल सके। कज़न्स का नाम है लाली, रवि और मीना। मृदु अपने आंट यानी रुक्कुमणी के घर पहुँचती है, तो रुक्कुमणी गेट खोलती है। तभी उनके बेटे-बेटियाँ जो है जैसे रवि और मीना वो बाहर जाते हैं और रवि मृदु को खींच कर घर में लाता है। मृदु बोलती है, "अरे रुक जा, मुझे कम से कम चप्पल तो बाहर निकालने दो।" तो अपने स्लीपर जब बाहर खोलती है, तो उसी के बगल में एक बड़ा-सा ब्लैक स्लीपर भी था। दरअसल वो ब्लैक था बट ग्रे दिख रहा था क्योंकि उसके ऊपर धूल जमा हुआ था। उस चप्पल पे 2 बड़ी उँगलियों के निशान थे और बहुत ही स्क्रॉनी यानी बहुत ही पतले थे। इससे पता चला कि वो व्यक्ति जिसका भी चप्पल है वो बहुत पतला है। अब क्या है कि मृदु को उतना टाइम तो था नहीं कि वो देखे कि किसका चप्पल है, कैसा है। क्योंकि रवि उसको खींच करके बैकयार्ड में ले जाता है जहाँ पर एक बिटर बेरी बुश, एक झाड़ कह सकते हो बेरी बुश का, वहाँ पर ले जाता है। वहाँ पर एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर सैंड भरा था, उसके अंदर एक छोटा-सा किटन यानी बिल्ली का बच्चा था जो कि कोकोनट हाफ शेल यानी कोकोनट का जो शेल होता है ना, जो जिसमें नारियल आप खाते हो निकाल के, वो आधा टूटा था, उसमें दूध भरा हुआ था, वो पी रहा था। बच्चे बताते हैं कि अरे हमें ये बाहर मिला था सुबह, बहुत ही म्याऊँ-म्याऊँ कर रहा था, तो हमें कितना इस पे तरस आया और ये हमारा एक सीक्रेट है कि हम इसे घर के अंदर लेकर के आ गए हैं। अब देखो मृदु जो कि अभी-अभी घर में आई थी, तो उसके कज़िन्स जो हैं, वो उसे बता रहे थे। जैसे मीना कहती है कि हमारी अम्मा यानी हमारी माँ बोलती है कि हमारी पाती यानी हमारी दादी हमें छोड़ कर के हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएँगी अगर उनको पता चला कि घर में एक कैट है। तभी फिर चिल्लाते हुए रवि कहता है कि ऐसे तो लोग बोलते हैं कि हमें जानवर की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं तो हम पे चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद रवि बोलता है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल हुआ मुझे किचन से यहाँ तक थोड़ा-सा मिल्क इसके लिए यानी दूध लेकर के आने के लिए। क्योंकि जब मैं ग्लास में दूध लेकर के आ रहा था, तो हम पाते यानी उनकी जो दादी है वो देख लेती है मुझे और मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे बहुत भूख लगा है इसलिए मैं दूध पीना चाहता हूँ जो कि मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। वो मुझे देखने लग जाती है, इसलिए मुझे उनका ये सेंट यानी उनको जो शक हो रहा था ना, उसको ख़त्म करने के लिए मुझे जो मैं दूध लेके जाता उसमें बहुत सारा दूध पीना पड़ा। और फिर थोड़ा-सा जब दूध बचा तो वो बोली कि पूरा पी कर के दो, मैं रख देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं पी लेता हूँ पूरा, उसके बाद मैं ले जाके खुद ही रख दूँगा साफ़ करके, आपको भला क्यों इतना परेशानी मतलब परेशानी दूँ मैं। देन मैं इस तरह बोलता हुए भाग कर जाता है उस कोकोनट सल में, उस बिल्ली के लिए दूध रखता है, फिर वापस दौड़ के जाता है, उस बर्तन को धोता है और रख देता है वहाँ पर ताकि उसकी दादी को और शक ना हो। रवि फिर कहता है कि अब हमें महेंद्र को खाना खिलाने के लिए दूसरा तरीका ढूँढना पड़ेगा। तो मृदु बोलती है महेंद्रन? तो बोलता है हाँ, इस किट्टी का नाम महेंद्रन है। तो मृदु थोड़ा खुश हो जाती है, इम्प्रेस होती है कि चलो किट्टी का एक इंसानों वाला नाम दिया गया, ऐसा नहीं कि टाइगर, शेरू वगैरह ऐसे डॉग को दिया था ना, वैसे ही कोई बिल्ली का भी नाम रख दिया गया। तब रवि बोलता है कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, जिसको शॉर्ट में एमपी पुन्नई हम लोग कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा ब्रीड है कैट का। इसके जो फर यानी जो बाल है वो लायंस मेन की तरह है। मेन का अर्थ हुआ जो लायन की गर्दन के पास जो बाल होते हैं ना, उसकी तरह है। उसके बाद फिर रवि पूछता है कि तुमको तो पता ही है कि पल्लवा किंग का एम्ब्लम कौन-सा है? तो वो देखता है मृदु की तरफ, तो मृदु ऐसे गीगल करते रहा कि उसको नहीं पता है। अब थोड़ा ध्यान देना क्योंकि रवि अब यहाँ पर अपने हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने वाला है जो कि थोड़ा बोरिंग लग सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि रवि कह रहा है कि अरे तुमको लगता है मैं जोक कर रहा हूँ? रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इससे एक बात तो पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? फिर वो कहता है कि जब हम लोग का क्लास गया था महाबलीपुरम तो वहाँ पे हमने एक स्टैच्यू देखा था। इसके यानी ये जो कैट है इसके तथा यानी इसके दादा के दादा के दादा के दादा के फिर एक्सेट्रा बोलता है यानी उसके भी दादा-दादा ऐसे बता रहा होता है। और तुम्हें पता है कि महेंद्रन उन्हीं का वंशज है यानी डिसेंडेंट है। और कहता है कि देखो जो
पल्लवा है, उनका जो एम्बलम था वो था एक लायन, और लायन भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, यानी लायन का डिसेंडेंट क्या है, ये कैट है। और ये बच्चा वहाँ पे जो पेरीबुश था उस झाड़ के पास हाथ में एक पतली सी ट्विग यानी छड़ी जैसा लेकर घूम रहा था और इन कैट का हिस्ट्री निकाल रहा था। ये कहता है महाबलीपुरम ऋषि के जो कैट है उनका ये वंशज वंशज है। और मैं ये भी याद दिला दूँ कि इजिप्ट में भी जो है कैट कैट की पूजा की जाती थी पहले। और ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे को अपना वॉइस सुनना बहुत पसंद आ रहा था, यानी मुझे हिस्ट्री का ज्ञान दे रहा था। और उसी वक़्त मीना, मृदु एक-दूसरे को देख रहे थे कि भाई ये क्या हमें बताया जा रहा है। तो मृदु कहती है कि आखिर इसका हम क्या करें? मतलब क्या इसका क्या यहाँ पे महत्व है? तो वो कहता है, "अरे! मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये इजिप्टियन कैट गॉड गॉड नहीं, गॉडेस का डिसेंडेंट है, यानी उनका वंशज है ये। यानी ये बहुत पुराना बताता है, हिस्ट्री बताता है कैट का। अब इससे पहले कि आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये कभी बोलता शेर का, तो कभी ऋषि या किसका-किसका वंशज बोलता, तो देखो इसने इस बात को सीक्वेंस में लाया है। ये कहता है कैट गॉडेस, यानी मीन मान लो उनका वंशज जो था, वो एक कैट जो कि पल्लवा शिप में था। देन उनका वंशज महाबलीपुरम ऋषि का कैट हो गया, देन ऐसे उनका वंशज लायन हो गया, देन इस तरह से ये उन्हीं सबका वंशज है। यानी बोले तो उनके नीचे से नहीं होता है कि जैसे कभी लोग आपको देख के बोलते हैं, अरे तुम तो उन्हीं के बेटे हो ना, उस टाइप से इस कैट का ये रिलेशन जोड़ रहा था। अब ये खुद से खुश होकर के एक ईक-सा आवाज़ निकालता है। देन महेंद्र, यानी वो कैट ऊपर इसकी तरफ देखता है, ऐसे मानो कि वो एकदम अलार्म हो गया कि अरे कुछ खतरा आया क्या, मतलब उस आवाज़ को सुन कर के। देन वो वापस से अपने जो पंजे थे उसको उस कोकोनट शेल पे रगड़ने लगे, लाइक मानो उसको वो शार्प कर रहा होता है। फिर एक और आवाज़ आती है क्रीक साउंड की, जो मानो रवि के ईक साउंड से भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, यानी कानों को चुभने जैसा। तो मृदु एकदम से स्टार्टल्ड, यानी घबरा सी जाती है, और ये कैट जो है इस आवाज़ को सुनते नहीं होता है कि एकदम से जंप कर जाता है, इसका बॉडी का पूरा हेयर जो है खड़ा हो जाता है और ये जंप करके चल जाता है। एक बैम्बू ट्रे पड़ा हुआ था जिसके ऊपर रेड चिली सूखने के लिए रखा गया था उस पर। वो चाहता है उसके नीचे छुप जाने का, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेड चिली गिरते हैं, तो वो म्याऊँ सा आवाज़ निकालता है मिज़रेबली, यानी कि वो नहीं होता है, थोड़ा-सा दुखद टाइप का हो जाता है वो। अब ये आवाज़ आते जा रहा होता है तो मृदु पूछती है कि अच्छा ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? तो रवि कहता है कि ये लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। रवि आगे कहता है कि वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाती है। उसके जो म्यूज़िक टीचर है वो इतना अच्छा बजाते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रेन व्हिज़लिंग करके जाता रहा हो, यानी कि बहुत ही स्मूथली प्ले करते हैं, बट इसका ऐसा बजाती है मानो जैसे कोई ट्रेन जो है वो ऑफ ट्रैक हो गया हो, यानी उसका सुर नहीं लगता है, वो एकदम अजीब बजाती है। अब ये लोग विंडो के पास आकर के सब देख रहे होते हैं कि विंडो से दूर पे बैठी रहती है लाली, और वो बहुत ही ऑकवर्ड पोज़ीशन में रहती है, ऐसा आप फ़ोटो में देख रहे हो। तो ये लोग टीचर को देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि टीचर विंडो के पास बैठे हुए थे। जैसे कि टीचर जो है उन्होंने जो धोती पहना हुआ था, धोती को यहाँ पे लिखा गया है वेस्टी, और धोती से बाहर उनका एक बड़ा-सा जो पैर नहीं होता है उसका उँगली सब दिख रहा था। उन्होंने एक गोल्ड चेन पहना हुआ था और उनके हाथों में डायमंड रिंग चमक रही होती है, तो यानी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब उसके म्यूज़िक मास्टर बजा रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा बजा रहे थे, एकदम परफेक्टली। लेकिन जैसे ही लाली बजा रहे थे, तो ऐसा होता है कि वो स्ट्रगल कर रही है बजाने में। अब उस समय जब वो विंडो से ऐसे झाँक रहे होते हैं, तो रुक्कुमणि रवि को बुलाती है। उस समय वो तापी, यानी कि मृदु की दादी से बात कर रही होती है। वो बोलती है रवि को, "रवि बोल दो बेगर यानी भिखारी को भी चला जाए।" क्योंकि अब वो फेड अप हो गई थी, जैसे परेशान हो जाना कि वो जो बेगर था 1 सप्ताह से आए जा रहा था। अब वो चाह रही थी कि वो किसी और का घर ढूँढे, यानी वहाँ पर भी जाए। रवि जब जा रहा होता है तो यहाँ बताया हुआ है कि रवि की माँ बात कर रही होती है मृदु की दादी से। तो रवि की दादी भी आकर के वो पूरा बताती है मृदु की दादी को कि देखिए ये बेगर ऐसे-ऐसे आता है। तो रवि जब जाता है गार्डन में, तो वहाँ पर बैगन नीम के पेड़ नीचे आराम से बैठा था। तो मेनली जो रवि की दादी है, वही रवि की माँ को भी ये बात बोलती है कि उसको भेज दो। तो रवि जाकर बोलता है बैगर से कि देखिए मेरी दादी गुस्सा रही हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। तो इस बात पे बैगर को विश्वास नहीं होता है। वो बोलता है बच्चों को देख कर कि नहीं होता है घर की लेडीज़ के लिए, यानी जो घर में थी उनको ऐसे पुकारते हुए, तभी जो रवि की माँ होती है वो चिल्ला कर के बोलती है कि अरे भेज दो उसे, बोलो कि घर में खाना नहीं है उसको देने के लिए। और जो कि रवि की माँ रुक्कुमणि इतना तेज़ी में बोली रहती है, तो आवाज़ बैगर भी सुन लेता है, तो रवि को रिपीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब बैगर बोलता है ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ देर यहाँ पे बस पेड़ के नीचे आराम करने दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, धूप निकला हुआ है। रोड पर जो तार है, यानी जिससे रोड बंद रहता है, ठीक है? वो पूरा एकदम पिघल सा गया है, और मेरे जो पैर हैं वो ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर यानी ऐसे नहीं, छाले यानी फोड़े से हो जाना वैसे पड़ गए हैं। अब उसके इस दर्द को देख कर के बच्चे उसे चप्पल देना चाह रहे थे, तो इसके लिए मृदु पूछती है कि क्या घर में तुम्हारे कोई चप्पल है? तो रवि बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे तो बहुत छोटे हैं, अदरवाइज़ मैं अपना दे दिया होता। अब उनको ऐसा लग रहा होता है कि देखो जो बैगर है वो अपने मतलब क्लॉथ्स तैयार कर रहा है, धोती टाइट कर रहा है, और वो रोड पर देख के डर रहा है, क्योंकि ये आफ्टरनून का हीट है, बहुत ही गर्म होगा रोड।
तो यहाँ पे वही बात कर रहे होते हैं कि यार ये तो बाहर जाएगा तो इसके पूरे पैर ही फ्राई से हो जाएँगे। तो कौन-सा इसको चप्पल दिया जाए? तभी रवि दोनों को लेकर के अंदर रूम में जाता है कि चलो देखते हैं, तो वहाँ पे उनकी नज़र पड़ती है एक पुराने से चप्पल पर, जिसको मृदु भी आते हुए देखी थी, उसी चप्पल को जो स्टार्टिंग में बात किया था हमने। तो रवि देख के बोलता है, "अरे! ये सही साइज़ है।" मतलब उसको नहीं पता वो किसका है, बस वो उठा के ले जाता है कि चलो गार्डन में चलते हैं, दे देते हैं। वो ले जाकर के उस भिखारी को वो चप्पल दे देता है। रवि वापस से उस बेगर को बोलता है कि यहाँ पर अब वापस कभी मत आइएगा। बेगर उस चप्पल को पहनता है और उन सभी बच्चों को ब्लेसिंग देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब म्यूज़िक मास्टर के जाने का समय हो जाता है, तो वो अपने चप्पल को ढूँढते हैं तो भाई उनको मिलता नहीं है। तो वो लाली को बुला कर बोलते हैं ये बात कि अरे देखो तो कहाँ है? वो लोग चारों तरफ ढूँढ लेते हैं। तब वो बोलता है अरे वो तो ब्रांड न्यू थे, मैं माउंट रोड तक गया था उन्हें खरीदने के लिए। देन बोलता है कि 1 महीने का पूरा फीस लग जाएगा मतलब उसको खरीदने में, वो बहुत महँगे थे। अब लाली अपनी माँ को यानी रुक्मणी के पास जाके बोलती है ये बात। अब लाली की माँ तो आ ही रही होती है यानी रुक्मणी और उसकी दादी भी आ जाती है। अब रुक्मणी ने देखा था पहले से ही कि जो चप्पल थे वो ये बच्चे ऐसा कुछ करके नहीं होता एक वेक सा फिगर मिलना-जुलना सा। तो वो सबसे पूछती है देन गुस्सा आ जाती है जब तो मृदु अब कंट्रोल नहीं कर पाती, वो पूरा बता देती है कि हमने चप्पल लिया और बैगर को दे दिया, इन टीचर के चप्पल को। अब वो जो उनकी दादी थी, उन तीनों बच्चों की वो देखे अरे आजकल के बच्चे, तो वो बच्चे बोलते हैं कि आपने तो कहा था ये कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया था, अपने गोल्ड इयररिंग्स वगैरह ये सब कुछ बहुत दयालु था। तो रुक्मणी तो ऐसे मतलब नहीं होती है, कान कैसे घिसते लाइक सिली बोल करके कि अरे कर्ण ने अपना सामान दिया था किसी और को नहीं दे दिए थे। तो बच्चा कहता है वो रवि कि अगर मेरे चप्पल फिट होते तो मैं खुद दे देता लेकिन नहीं फिट हो रहे थे ना। तो बोलता है कि अम्मा मतलब दादी को कि अगर मेरे चप्पल फिट होते फिर मैं देता तो आप गुस्सा नहीं होती? देखो अम्मा यहाँ पर ये दादी को कहा जा रहा है। तभी उसकी माँ रुक्मणी बोलती है कि एकदम जाओ घर के अंदर इसी वक़्त। अब रुक्मणी जाती है और जो गोपू मामा थे उसके चप्पल लाकर दे देती है जो कि एकदम नए ही थे लगभग। अब टीचर अपना खुशी दिखाना नहीं चाहता, वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो उतना खुश नहीं है और एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा टफ उसको हो रहा है। बट ऐसा नहीं था, वो बहुत खुश था भाई कि उसको नए चप्पल मिल गए जो कि बिल्कुल ही कम ऐसे यूज़ किए हुए थे। रुक्मणी कहती है कि मेरा बच्चा बहुत ही नॉटी शरारती है, तो इस पे टीचर कहता है कि हाँ, ये हनुमान का इन्कार्नेट है यानी उनका पुनर्जन्म है और ऐसे को सिर्फ़ राम जी मतलब सँभाल सकते हैं ऐसे नॉटी बच्चे को। रुक्मणी को अच्छा नहीं लगता है एक बंदर कहना उसके बच्चे को, चाहे भले ही वो बंदर एक होली मंकी यानी पवित्र बंदर की बात क्यों नहीं की जा रही हो लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। तो रुक्मणी ऐसे थोड़ा गुस्से में खड़ा हो जाती है, जैसे मान लो कि वो इंडिकेट कर रही है टीचर को जाने के लिए घर से। अब वो चप्पल बजाते हुए चला जाता है, तभी फिर रुक्मणी मृदु को आवाज़ लगाती है कि मृदु आओ कुछ टिफ़िन कर लो यानी कुछ हल्का-फुल्का खा लो। वो कहती है कि भला कैसे कोई पता लगा सकता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं? देन वो भगवान को थैंक गॉड करती है कि जो गोपू मामा थे, वो जब जाते हैं ऑफ़िस तो वो चप्पल पहन के नहीं जाते हैं बल्कि जूते पहन कर के जाते हैं। लेकिन वो बोलती हैं चलते हुए मृदु को और मीना को कि हँसते हुए कि देखो मामा जब घर आते हैं तो अपने जूते खोल कर के, मोजे खोल कर सीधे चप्पल ढूँढते हैं और जब मैं उन्हें म्यूज़िक मास्टर वाला इंसिडेंट बताऊँगी तो वो क्या कहेंगे? तो ये था पूरे इस कहानी में। देखो कहानी में कुछ बहुत भारी नहीं था, वो बस लैंग्वेज बैरियर हो गया था ना कि दादी को वो लोग पाती बोलते हैं, देन ये सब इसकी वजह से थोड़ा-सा आपको ट्रिकी लग सकता है और जो हिस्ट्री का कुछ पार्ट घुसा दिया गया था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ हिल्स, जो बहुत ही फनी स्टोरी है। ये कहानी एक कॉमिक बुक से लिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है किसी भी स्टोरी को बताने के लिए। तो देखो ये जो कहानी है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ हिल्स, इसमें जो गोपाल है, यह तेनालीरामा या फिर आप जो अकबर बीरबल देखते हैं उसमें जो बीरबल है, उसकी तरह है। यानी दिमाग से बहुत तेज़ है। तो इस कहानी में आप कह सकते हो कि गोपाल को एक चैलेंज मिलता है राजा की तरफ से, तो वो कैसे उस चैलेंज को पूरा करता है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह मौसम था हिल्स ऑफ हिल्स का और इस मौसम में जितने भी फिशरमैन यानी मछुआरे हैं, वो हिल्स ऑफ हिल्स के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते थे। जितने भी फिश मॉन्गर्स यानी मछली बेचने वाले हैं, वो हिल्स ऑफ हिल्स के अलावा और कोई मछली भी नहीं बेचते थे। वो कहते हैं कि आइए आज हिल्सा के दाम बहुत कम हैं। जितने भी हाउस होल्डर्स यानी जो घर के मालिक थे या जो घर में बड़े लोग थे, वो सब भी हिल्सा फिश के अलावा और किसी चीज़ की बात ही नहीं कर रहे थे। जैसे कोई पूछता कि तुमने उस हिल्सा फिश का कितना दाम दिया? तो सामने वाला कहता कि आप विश्वास नहीं करोगे मुझे वो कितने में मिल गया। इसी तरह जो राजा का दरबार था, उसमें भी जितने भी दरबारी लोग थे, वो लोग भी सिर्फ़ हिल्सा फिश की बात कर रहे थे। जैसे कोई कहता कि महाराज आपको देखना चाहिए था मैंने इतना बड़ा हिल्सा फिश पकड़ा। अब इसे सुन के महाराज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं स्टॉप इट। तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो। इस पे जो वहाँ पे दरबारी थे, उन लोगों ने अपने सर में से अपने नज़रों को नीचे कर लिया और ऐसा लग रहा था कि इसे देख कर के राजा भी गिल्टी यानी दोषी फ़ील करते हैं। तो बोलते हैं कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं अब अपना आपा खो दिया था। वो ये बात ऐसी है कि लोग सिर्फ़ हिल्सा-फिश की बातें किए जा रहे हैं।
इतने ज़्यादा हिस्सा-फिस की बात हो रही है हर जगह कि यहाँ तक जो गोपाल है, वो भी लोगों को रोक नहीं सकता है 5 मिनट के लिए भी कि वो हिस्सा-फिस के बारे में ना बात करें, किसी और चीज़ के बारे में बात करें। तो यहाँ पे गोपाल ये इसलिए बोलते हैं कि गोपाल इनके जो कोर्ट में सबसे तेज व्यक्ति था, जैसे कि तेनालीरामा या फिर अकबर बीरबल में जो बीरबल था। तो इस पे वो गोपाल कहता है कि महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ। महाराज कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, मार्केट से जाओ और वहाँ से एक बड़ा-सा हिस्सा-फिस कर दो और पैलेस तक यानी इस जो महल है यहाँ तक लेकर के आओ, लेकिन देखना कोई भी तुम्हें उस मछली के बारे में ना पूछे। तो इस चैलेंज को गोपाल एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिनों के बाद अपने घर पे जब था गोपाल, तो अपने दाढ़ी को वो सिर्फ़ आधा शेव करता है और आधा छोड़ देता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर तुमने अपने दाढ़ी को आधा शेव क्यों किया है? तो गोपाल कहता है कि मैं जा रहा हूँ एक मछली खरीदने के लिए। तो वो बोलती है कि ऐसे क्यों जा रहे हो? यानी अपने दाढ़ी को आधा शेव क्यों? उसके ऊपर तुम ऐसे से यानी जो राख है वो लगा रहे हो। तो वो बोलता है कि देखो मुझे ऐसे तैयार होके जाना है एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए। और फिर वो एक बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, तो उसकी पत्नी रोकती है कि इतने गंदे, इतना डिसग्रेसफुल तरीके से जो तुम कपड़े पहन कर के जा रहे हो, ऐसा क्यों? तो बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि मैं जा रहा हूँ एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए। तभी उसकी पत्नी सोचती है कि आखिर से आज क्या हो गया है? कहीं ये पागल हो गया है? गोपाल जाता है, हिल्सा फिश को खरीदता है और खरीद करके हाथ में लिए हुए जा रहा होता है उस पैलेस यानी राजमहल की तरफ। तभी जितने लोग थे, वो उसे देख कर के पागल रह जाते हैं। बच्चा बोलता है कि देखो कितना कॉमिकल, कितना फ़नी इंसान है। वहीं दूसरे लोग बोलते हैं कि ये तो मुझे पागल आदमी लगता है। कोई और बोलता है कि बहुत ही मिस्टिक है, यानी रहस्यमय व्यक्ति है कि आखिर ऐसे क्यों जा रहा है। जब कोर्ट के पास यानी दरबार के पास राजा के पहुँच जाता है गोपाल, तो जो वहाँ पे सैनिक लगे रहते हैं, वो उसको बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो ये बोलता है गोपाल कि मुझे राजा से मिलना है। सैनिक बोलते हैं कि तुम राजा को नहीं देख सकते हो, यहाँ से जाओ। अब गोपाल वहीं पर डांस करने लग जाता है और तेज़ी में गाना गाने लग जाता है। तभी आवाज़ अंदर तक पहुँच जाती है दरबार के, तो जो भी सैनिक को बोलते हैं कि आदमी पागल है, इसे यहाँ से उठाकर फेंको। तो वहाँ पर गोपाल बोल रहा होता है बाहर से तेज़ी में कि मुझे महाराज से मिलना है, मुझे वहाँ पर मिलने दो, मुझे अंदर जाने दो। अब अंदर जो महाराज थे उनके पास ये आवाज़ पहुँच जाती है, तो बोलते हैं अपने एक सैनिक को कि जा कर के उस व्यक्ति को अंदर लेकर के आओ। गोपाल जब अंदर आता है, जब लोग लेकर के उससे आते हैं सैनिक, तो वहाँ पे जितने भी दरबारी थे वो बोलते हैं ये तो गोपाल है। कुछ कहते हैं कि अरे ये लगता है कि ये पागल हो गया है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही अपने क्रेज़ी जोक्स कर रहा है यानी मज़ाक कर रहा है। जैसे कि तेनालीरामा या फिर जो अकबर बीरबल बीरबल मज़ाक किया करते थे, कुछ वैसा ही। अब राजा बोलते हैं कि आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम इतने अजीब तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हो? तो गोपाल बोलता है कि महाराज आप भूल रहे हैं कुछ। महाराज बोलते हैं कि मैं क्या भूल रहा हूँ? बोलता है कि देखिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं मार्केट से पैलेस तक पहुँच गया और फिर यहाँ पर कोर्ट में आ गया हूँ, बट स्टिल किसी एक व्यक्ति ने मुझसे हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा, जिसे मैंने हाथ में लेकर के आया। तब एकदम से राजा को याद आता है कि उन्होंने चैलेंज किया था गोपाल को कि तुम एक दिन जाकर के मछली खरीद के लेके आओ हिल्सा फिश, और तुम जब मछली खरीद के यहाँ से इस दरबार तक पहुँचो तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति टोकना नहीं चाहिए, यानी कोई पूछना नहीं चाहिए कि ये मछली के बारे में। तो राजा को ये बात याद आ जाती है, राजा बोलते हैं हँसते हुए कि अच्छा कांग्रेचुलेशंस, तुमने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया। यानी जिस वक़्त सभी लोग हिल्सा फिश की बात करते हैं, उस समय गोपाल ने जितने भी वहाँ पे लोग थे उनके दिमाग से हिल्सा फिश की बात ही हटा दी, क्योंकि वो उस तरह से मतलब पैर अपना हुलिया करके गया था कि लोग को हिल्सा फिश से ज़्यादा तो उसके ऊपर ऐसे जा रहा था नज़र कि आखिर ये ऐसा क्यों हुलिया करके रखा हुआ है। तो ये कहानी बस एक फ़नी स्टोरी था और कुछ नहीं, जैसे अकबर बीरबल वगैरह की तरह। अब आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जिसका नाम है द एसेस दैट मेड ट्रेस ब्लूम। ये कहानी बताई गई है एक ईमानदार और परिश्रमी ओल्ड कपल यानी बूढ़े पति पत्नी के बारे में जिनके पास एक पेट डॉग है। इनके नेबर्स बहुत ही परेशानी खड़ा करने वाले होते हैं और इनका जो डॉग रहता है वो एक बहुत ही दुखद मौत मर जाता है। मरने के बाद भी इनके डॉग का जो आत्मा था वो इनको बहुत सपोर्ट करता है। तो देखते हैं कि आखिर किस-किस वेज़ में उस डॉग के आत्मा ने अपने मालिक का सपोर्ट किया। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहानी है जापान के 19th सेंचुरी यानी उन पुराने दिनों की जब वहाँ डेमियोज यानी जो वेल्दी लैंड ओनर जो अमीर जमींदार हुआ करते थे, तो उनके वक्त की। तो उस समय में एक बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे अपने एक पालतू छोटे से डॉग के साथ। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो उस जानवर को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और जो ओल्ड डेम थी, डेम यहाँ पे औरत को कहा जाता है,
तो वो बूढ़ी औरत अपने डॉग के लिए एक ब्लू कलर के क्रेप एक तरह का कपड़ा है, उससे एक कुशन बनाती है। और जब भी मील टाइम यानी खाने का समय होता था, तो मूको जो कि के डॉग का नाम है, वो एक स्नग स्नग मतलब होता है आरामदायक पोजीशन में बैठ जाता था, जैसे मानो कोई एक बिल्ली बैठती है। यहाँ पर इन बूढ़े पति-पत्नी को कहा जा रहा है काइंड पीपल, क्योंकि ये लोग बहुत ही दयालु थे नेचर से। तो जब इनका डॉग खाना खाने बैठता था, तो उससे ये मछली के टिडबिट्स यानी छोटे-छोटे टुकड़े खिलाया करते थे अपनी ही चॉपस्टिक से। देखो, जैसे इंडिया में चम्मच का इस्तेमाल होता है, वैसे ही बाहर जापान में वहाँ पे चॉपस्टिक से लोग खाते हैं। तो चॉपस्टिक से वो छोटे-छोटे मछली के टुकड़े और उबला हुआ जो चावल रहता है उसे खिलाते थे। यह डम्ब बेजुबान मासूम जानवर अपने प्रोटेक्टर्स यानी अपने रखवाले को ऐसा मानता था जैसे ये उनसे सोल से जुड़ा हुआ है, यानी ये डॉग भी अपने आप को उनका बेटा मानता था। यह बूढ़ा आदमी एक राइस फार्मर था जो चावल को उगाता था। तो जब भी ये अपने खेत जाया करता था अपने हो और स्पेड को लेकर के, जो कि एक तरह से खेती में इस्तेमाल किए जाने वाला टूल है, और इसके बहुत अलग-अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति सुबह जाता था और जब तक ओ टेंटो सामा, यह जापानीज़ में सूरज को कहा जाता है, तो जब तक सूरज पहाड़ों के बीच छुप नहीं जाता तब तक यानी शाम तक काम करता और फिर घर लौटता था। हर दिन इनका डॉग इनके पीछे-पीछे जाया करता था और कभी भी इनका डॉग वहाँ पर मौजूद एक व्हाइट हेरोन, हेरोन एक तरह का बर्ड है, जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हैं, जो कि इस बूढ़े व्यक्ति के पीछे-पीछे कदमों के चलता था और वहाँ पर जो भी धरती में कीड़े-मकोड़े हुआ करते थे उसे खा लेता था। तो इनका डॉग इस चिड़िया को कभी हार्म नहीं करता था। और यह बूढ़ा आदमी उन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव का था, जिसके अंदर जीवन था यानी लाइफ था। और वो अक्सर ज़मीन का जो ऊपर का परत होता था, उसे अपने कुदाल से थोड़ा-सा टर्न कर देता था, जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हो, ताकि बर्ड्स को खाना मिल जाए, यानी जो नीचे कीड़े-मकोड़े मौजूद हैं, उसे बर्ड्स खा सकें। एक दिन इनका डॉग दौड़ता हुआ इनके पैर के पास आता है और अपने पैर को वहाँ रखता है, फिर अपने सिर को घुमा कर के एक ऐसे प्लेस पर पहुँच जाता है। इनको लगता है कि इनका डॉग खेल-कूद रहा होगा, इससे वो ध्यान नहीं देते हैं। बट इनका डॉग फिर दौड़ता हुआ व्हाइनिंग यानी ऐसे रोने का आवाज़ यानी तेज़-तेज़ में चिल्लाता है और यहाँ-वहाँ दौड़ रहा होता है कुछ मिनट्स तक। तब ये बूढ़ा आदमी कुछ यार्ड्स यानी कुछ दूरी अपने डॉग का पीछा करता और एक ऐसी जगह पे पहुँचता है, जहाँ पर इसका डॉग नीचे धरती पर स्क्रैचेस करने लग जाता है। तब यह सोचता है कि हो सकता है कि इसके नीचे कोई हड्डी या मछली का टुकड़ा होगा, इसलिए यह बूढ़ा व्यक्ति अपने हो को कुदाल भी कहते हैं, उसको उठाता है और नीचे धरती पे जैसे ही मारता है तो उसको दिखता है एक पाइल ऑफ गोल्ड यानी सोने का ढेर जो कि चमक रहा होता है उसके सामने। और इस तरह वो ओल्ड कपल यानी दोनों पति-पत्नी बहुत ही अमीर हो जाते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा-सा ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर अपने दोस्तों को दावत देते हैं और वहाँ पे उनकी जितने भी गरीब पड़ोसी थे, उनको बहुत कुछ देते हैं। इसके बाद उनका जो डॉग था उसे तो इतना प्यार करते, इतना दुलार करते, इतना काइंडनेस दिखाते उसको कि मानो उनके उस प्यार दुलार से वो दब ना गया। उसके बाद उसी विलेज में बताया जा रहा है कि एक विकेड यानी दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी थी, जो कि बिल्कुल भी सेंसिटिव यानी भावुक और दयालु नहीं थे। उनके घर के बाहर जब भी कोई कुत्ता जाता था तो उसे किक करते, मारते और उस पे चिल्लाते थे। लेकिन जब उन्होंने सुना ये कि उनके जो बगल में पड़ोसी है उसका ये अच्छा लक चला है, यानी उनके डॉग ने धरती के अंदर से सोना ढूँढ के दे दिया, तो इन्होंने फिर उस डॉग को कोax यानी बहला-फुसला करके अपने गार्डन में बुलाया और अपने गार्डन में उसे कुछ मछली का टुकड़ा और डेंटिस डेंटिस यानी बहुत ही टेस्टी फूड दिए। और ये सब उन्होंने किया इस आशा में कि वो डॉग उनके लिए भी कुछ ट्रेज़र यानी कुछ खजाना ढूँढ दे। बट डॉग जो कि बहुत डरा हुआ था उन क्रूअल यानी निर्दयी जोड़े से यानी पति-पत्नी से, इसलिए ना वो खाता है, ना वो यहाँ-वहाँ मूव करता है। तो वो उस डॉग को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाते हैं और अपने साथ एक स्पेड और हो रख लेते हैं। डॉग जैसे ही एक पाइन ट्री के पास पहुँचता है जो कि उन बूढ़े व्यक्ति के गार्डन में था, तो वहाँ स्क्रैच करने लग जाता है। अब यह ग्रीडी लालची बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाता है कि मुझे एक स्पेड या हो दो। फिर वह लालची बूढ़ा व्यक्ति एक स्पेड ले लेता है और जो ओल्ड क्रोन क्रोन मतलब यहाँ ओल्ड वुमन है यानी वो बूढ़ी औरत जो थी, वो एक हो ले लेती है और दोनों ही नीचे खोदने लग जाते हैं। बट नीचे और कुछ नहीं बल्कि एक मरा हुआ किटन यानी बिल्ली का बच्चा था। और उसका स्मेल इतना गंदा था कि इन्होंने अपने हाथ से टूल्स को छू करके अपने नाक को बंद कर लिया। उसके बाद उस डॉग पर इतना फ्यूरियस होकर के यानी गुस्सा होकर के उस बूढ़े व्यक्ति ने इतना किक पैर से मारा उस डॉग को, जब तक कि वो डॉग मरने पे ना आ गया। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने उस डॉग को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए यानी मारने के लिए उसके पास जो शार्प हो था, उससे उस डॉग के गर्दन को लगभग-लगभग पूरा काट दिया था। उसके बाद वो उस डॉग को उठा करके फेंक देते हैं गड्ढे में और उस डॉग के कैरकस यानी जो डेड बॉडी था उसके ऊपर मिट्टी भर देते हैं।
के ओनर को पता चलता है कि उसका पेट मर चुका है, तो इतना रोता है कि जैसे मानो खुद के बच्चे के लिए वो रो रहा हो। वो उसी रात चला जाता है पाइन ट्री के पास, वहाँ पर जाकर के कुछ बैम्बू ट्यूब्स यानी कि बाँस के टुकड़ों को धरती में गाड़ देता है और उससे बनाता है एक समाधि यानी टॉम्ब। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर कुछ फ्रेश फ्लावर रहता है, एक कप में पानी और एक ट्रे में खाने के लिए रख देता है उस डॉग के ग्रेव के पास। फिर वहाँ पर कुछ कॉस्टली यानी महँगे अगरबत्ती जलाता है वो। उसके बाद वो डॉग के लिए बहुत रोता है और उसे बहुत ही अलग-अलग नामों से पुकारता है जैसे मानो वो डॉग ज़िंदा हो। फिर जब उस रात वो सोया हुआ था तो उसके सपने में उस डॉग का स्पिरिट यानी कि आत्मा आता है और उसको कहता है कि जो उसके ग्रेव के पास एक पाइन ट्री था उसको काट करके उससे एक मोर्टार कहा जाता है ओखली को, जैसे आप देखते होंगे घरों में जिसमें आप लहसुन ये सब रख कर के कूटते हैं। और फिर कहता है वो कि मोटर एक बना लेना उस पेड़ को काट करके जिसमें तुम राइस पेस्ट्री बनाना और उसी से एक मिल यानी चक्की बना लेना जो हाथ से चलाने वाला चक्की होता है। उससे फिर तुम उसके अंदर बीन सॉस यानी चटनी बनाना। तो व्यक्ति वैसा ही करता है, वो जाता है उस पेड़ को काट देता है, बीच में से उसका जो ट्रंक वाला हिस्सा है, जो मोटा हिस्सा हो गया, जो कि लगभग 2 फीट लंबा था, उसमें थोड़ा वो मेहनत करता है, जैसे आग से चीज़र यानी छेनी का इस्तेमाल करके वो एक कटोरे की तरह बना लेता है, जो कि ओखली जैसा होता है। फिर एक हैमर उसी लकड़ी से बनाता है, जिससे वो राइस उसमें रख कर के उसको ग्राइंड यानी पीस सके। फिर जैसे न्यू ईयर आता है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा होता है राइस पेस्ट्री बनाने का, इसलिए वो चावल को उबालता है और जो ग्रैनी है, ग्रैनी यहाँ पर उसकी वाइफ़ को कहा जा रहा है, वो मोर्टार उसके अंदर उस उबले हुए चावल को रख देती है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही हैमर को उठाता है उसे पीसने के लिए, तो हैमर से जब मार रहा होता है तो लगता है कि बहुत हैवी ब्लो पड़ रहा था उस चावल पे, यानी बहुत जल्दी चावल पिस रहे थे और वो बहुत ही फ़ास्ट-फ़ास्ट मार पा रहा था। फिर जैसे ही वो डो यानी कि आटे की तरह बन गया था चावल का, तब वो चावल का आटा कुछ ही देर में बहुत सारा ढेर बन गया सोना का। उसके बाद बूढ़ी औरत जब बीन्स को बॉयल करके डाली उस हैंड मिल के अंदर, तो फिर जैसे उसको पीस रही थी ना, तो लगा था जैसे कि ड्रॉप जब-जब उसका आ रहा था, यानी बारिश की बूँद की तरह सोना गिर रहा था। उस वक़्त में उनका जो दुष्ट नेबर था, यानी वो जो बुड्ढा और बुढ़िया थे जिसने डॉग को मार दिया, वो लोग खिड़की से देख रहे थे और उस समय वो ओल्ड है, यानी वो बुढ़िया बोलती है कि अरे ये क्या है? यानी गुडी मी। देन उसके बाद वो देख रही होती है कैसे सॉसेज जो है वो सोने में बदलते जा रहे हैं और कुछ ही मिनट बाद जिस टब को उसने मिल के अंडर में रखा था, जिसके अंदर पिसे हुए बीन्स गिर रहे थे, उसमें पूरा सोना भर जाता है और कुछ ही देर बाद वो कपल यानी डॉग के ओनर्स थे, वो वापस से रिच हो जाते हैं। अब ये देखने के बाद अगले दिन वापस से वो लालची और दुष्ट नेबर उनके आते हैं और उनका मोर्टार और मिल को लेकर चले जाते हैं। फिर वो लोग चावल को गरम करते हैं मोर्टार में डालने के लिए और बीन्स को गरम करते हैं उस मिल में डालने के लिए। वो जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति राइस को कूटने के लिए हैमर यूज़ करता है और बूढ़ी व्यक्ति मिल को घुमाती है, तो वो राइस और बीन्स का जो पेस्ट था, वो चेंज हो जाता है वर्म्स के अंदर। अब इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के वो लोग मिल को टुकड़े में काट देते हैं ताकि फायरवुड की तरह यानी जलाने में उसको यूज़ कर सकें। अभी कुछ ही वक़्त बीता था कि जब बूढ़ा व्यक्ति सो रहा था तो उसका डॉग उसके सपने में आता है और कहता है कि उन 2 दुष्ट बुड्ढा-बुढ़िया ने जो तुम्हारा मिल लेकर गए थे, उन्होंने तुम्हारे मिल को जला दिया है। इसलिए तुम उनके घर जाकर के उस मिल का जो राख है उसे उठा कर के किसी भी मुरझाए पेड़ पर डाल दोगे तो वो खिल उठेगा यानी वापस से ब्लूम हो जाएगा। अब ये बूढ़ा आदमी सुबह उठता है और अपने दुष्ट नेबर के घर पे जाता है और वहाँ देखता है कि वो कोवेटस ओल्ड पेयर यानी लालची बूढ़ा पति-पत्नी वो लोग बहुत ही दुखी थे और घर के बीचों-बीच आग जला कर के वहाँ पर बैठे हुए थे। और वहाँ पे कुछ-कुछ देर पर उस आग पर अपने हाथ को सेक रहे थे। वो मिल के टुकड़े को जला कर के आग सेक रहे थे और वही जो मिल का टुकड़ा था वो उनके पीछे और भी रखा हुआ। तो ये बूढ़ा आदमी उनके पास जाता है और बहुत ही हम्बली यानी विनम्रता से बोलता है, क्या मैं राख उठा सकता हूँ? तो उस कोवेटियस यानी दुष्ट पति-पत्नी ने इसकी तरफ नाक घुमाया यानी अपना अटेंशन दिया, सिर घुमाते हुए इसको डाँटना शुरू कर दिया। जैसे मानो ये बूढ़ा आदमी आया था, वो एक चोर हो और उसके बाद उसको बोलते हैं, ठीक है जाओ राख उठा सकते हो तुम। इस बूढ़े व्यक्ति ने राख को उठा लिया, फिर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को लेके गया गार्डन में, जहाँ पर इनका जो फ़ेवरेट चेरी ट्री था, वो सूख गया था, बेयर हो गया था। तो ये उसके ऊपर स्प्रिंकल यानी छिड़कते हैं कुछ चुटकी एसिड्स के और वो एकदम से ब्लॉसम हो जाता है, यानी उसपे पत्ते आने लग जाते हैं और कुछ ही देर बाद उसके अंदर उसके जो फूल होते हैं पिंक कलर के, वो आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग चेरी ब्लॉसम्स भी बोलते हैं और उस वजह से वहाँ पर पूरा सुगंधित हो जाता है माहौल। देखो जब ये बात फैली विलेज में तो सभी लोग इस वंडर को, इस आश्चर्य को देखने के लिए वहाँ पर आए। ये जब खबर पहुँची उस कोवेटस यानी उस लालची कपल के पास, तो उन लोगों ने जो उनके घर में और राख पड़ा हुआ था ना, उससे रख लिया अपने पास इकट्ठा करके ताकि वो भी किसी जो उस मुरझाए पेड़ है उसको ब्लॉसम करा सके, उसको भी खिला सके। ये जो बूढ़ा आदमी था यानी उस डॉग का मालिक, वो बहुत ही काइंड आदमी था। उसने सुना कि उसके जो लॉर्ड है यानी जो मालिक होता है या फिर हम लोग उस समय बोले कि जो जमींदार था बड़ा-बड़ा, जिसको हम लोग डेमियोस बोलते हैं, वो वहाँ से उस हाई रोड से यानी उनका जो मेन रोड था वहाँ से गुज़रने वाला था। तो यह बूढ़ा आदमी चल जाता है उन्हें देखने के लिए। ये अपने बकेट में कुछ राख रख लेता है
और ये जैसे ही वो ट्रेन अप्रोच्ड, यानी वो ट्रेन यहाँ पे कहा जा रहा है परेड को, यानी पहले राजा के साथ होता था या फिर बड़े जो ज़मींदार वग़ैरह हो गए, उन लोगों के साथ होता था कि उनके आगे-आगे सैनिक चलता था परेड करते हुए और पीछे उनकी पालकी आती थी। तो वो उस परेड का इंतज़ार करने के लिए वहाँ पे चला गया और जैसे ही वो परेड आता है, तो वो एक चेरी ट्री के पास चला जाता है जो मुरझाया हुआ था और वहाँ पे खड़ा रहता है। उस समय एक रिवाज था कि जब भी डेमियोस गुजरते थे तो वहाँ के जो भी लोग हुआ करते थे, वो अपने घरों में जो उनका खिड़की था उसको बंद कर देते और बीच में एक पेपर लगा देते थे ताकि गलती से भी वो डेमियोस की तरफ देखे ना, यानी देखने का दुस्साहस ना करे। और जो लोग भी रोड पर हुआ करते थे वो अपने घुटनों के बल आ करके अपने सिर को नीचे झुका लिया करते थे। तो उस समय जैसे ही वो ट्रेन यानी परेड आता है तो उसमें एक जो कॉम्पिटेंट मैन था, यानी जो बोल सकते हो कि उस ज़मींदार का, उस डेमियोस का जो सबसे योग्य आदमी था, वो सबसे आगे रहता था और सबको चिल्ला-चिल्ला के बोलता था कि अपने घुटने के बल आ जाओ, अपने घुटने के बल आ जाओ। और सभी लोग जो वहाँ पर थे वैसा करते थे। अभी जैसे उस वैन का लीडर, यानी कहा जा रहा है कि उस परेड का जो लीडर था, वो आगे आता है सामने तो इस बूढ़े आदमी को ट्रेन के पास देखता है। ये अभी चिल्ला करने ही वाला था गुस्से में, तब तक यह उस आदमी को देखता है कि ये तो बहुत ही बूढ़ा है, तो वो इग्नोर करता है कि मानो उसने उसे देखा ही नहीं और वहाँ से गुज़र जाता है। अब उस परेड के पीछे-पीछे आ रहा था डेमियोस का पैलेंक्विन यानी पालकी। वो जैसे ही पास में आता है उस बूढ़े आदमी के, तो बूढ़े आदमी ने अपने टोकरी से थोड़ा-सा ऐसे यानी राख उठाया और उस मुरझाए हुए पेड़ के अगल-बगल में उसने गिरा दिया। उसी वक़्त वो पेड़ ब्लॉसम कर जाता है ना, यानी उसमें पत्ते आ जाते हैं, वो खिल उठता है। इसे जब देखता है वो डेम्यूज़ तो बहुत ही डिलाइटेड यानी खुश हो जाता है, वो अपने ट्रेन को उस परेड को बोलता है रुकने के लिए और अपने पालकी से बाहर निकल जाता है। फिर वो बुलाता है उस ओल्ड आदमी को यानी उस बूढ़े व्यक्ति को और उसे बहुत ही थैंक करता है, यानी जब वो देखता है कि कैसे इसने एक चुटकी से ब्लॉसम करा दिया मुरझाए हुए ट्री को। उसके बाद ऑर्डर देता है कि इस बूढ़े आदमी को सिल्क रोब, स्पंज केक, फैन और बहुत सारे अलग रिवॉर्ड्स देता है। इवन उस बूढ़े आदमी को यह डेमियोस अपने कैसल यानी किला में ही बुलाता है। उसके लिए यह बूढ़ा आदमी ग्लीफुली यानी खुशी-खुशी अपने घर चला गया जहाँ पर अपनी पत्नी के साथ वो यह खुशी को बाँट सके। और जैसे ये बात इसके लालची पड़ोसी को पता चलती है, तो उसमें जो वो लालची बूढ़ा था वो उस मैजिक एसेस यानी राह को उठाता है और हाईवे की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर वो डेमियोस के ट्रेन के आने की यानी परेड के आने की इंतज़ार करता है। और उस समय वो झुकने के बजाय एक सूखे हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे ही इस समय डेमियोज़ एकदम जस्ट नीचे से गुज़र रहे थे, यानी बगल से गुज़र रहे थे उस चेरी ट्री के, तो वो एक मुट्ठी ऐसे से यानी राख को लेता है और उस पेड़ पर डाल देता है। राख का जो बड़ा-बड़ा टुकड़ा था वो छोटे टुकड़ों में नहीं बँटता है और वो सारे बड़े जो टुकड़े थे, वो हवा बहती है तो वो डेमियोज़ के आँख और नाक और उसकी पत्नी के आँख नाक में चले जाते हैं, इसलिए वो लोग छींकने लग जाते हैं और उनकी जैसे साँस नहीं होती, ऐसे अटकने लग जाती है। अब ये जो चीज़ था इससे डेमियोज़ का जो पूरा पंप और डिग्निटी था उस प्रोसेशन का यानी परेड का, यानी जिस ठाट-बाट है, जिस शान से वो निकला हुआ था बाहर परेड के साथ, वो सभी बर्बाद हो जाता है। अब जिस व्यक्ति का ये काम था बोलना कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, वो आदमी इस बूढ़े आदमी को पकड़ता है कॉलर से, इसको घसीटता हुआ उस पेड़ के पास से ले जाता है और रोड के बगल में एक जो गड्ढा था उसके अंदर फेंक देता है उसे, और उसका जो बास्केट था जिसमें उसने उस बूढ़े व्यक्ति ने राख को रखा था, उसको भी उसी के अंदर फेंक देता है। और उसके बाद उसके अंदर उसको बहुत मारता है और वहाँ पे छोड़ देता है उस बूढ़े आदमी को मरने के लिए। अब ये जो बूढ़ा आदमी था उसी गड्ढे में, उसी कीचड़ में मर जाता है और अब कहानी का एंड करते हुए ये बताया जा रहा है कि जो दूसरे बूढ़े कपल थे, यानी जो डॉग के ओनर्स थे, वो लोग फिर बहुत ही सुखी शांति से जीते हैं और बहुत अच्छा ग्रीन ओल्ड एज जीते हैं, यानी बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के वो लोग बहुत ही खुशहाली से जीते हैं। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होता है, इसके अंदर बस बताया गया था कि जो आदमी अच्छे काम करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है और जो बुरा काम करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। जैसे यहाँ पर उस दुष्ट नेबर के बारे में इनके बताया गया है, जो हमेशा डॉग को मारा करते थे और बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, उनके साथ भी बुरा हो रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ जो डॉग के ओनर थे, बहुत ही काइंड हार्टेड थे, तो इनके साथ भी इनके लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा था। तो इस तरह चैप्टर 4 भी खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जिसका टाइटल है क्वालिटी। ये चैप्टर में बताता है कि एक आर्टिस्ट के अंदर 3 गुण होते हैं। पहला ये कि अपने काम में बहुत ही स्किल्ड होता है, दूसरा उसको अपने काम के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट होता है, तीसरा कि उसको काम में बहुत ही प्राइड फील होता है, यानी गर्व महसूस होता है। और एक ऐसी आर्टिस्ट है मिस्टर गैसलर, जो एक जर्मन शूमेकर हैं, उनके बारे में एक कहानी है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो राइटर हैं, वो बताते हैं कि जब बहुत ही छोटे थे तब से वो मिस्टर गैसलर को जानते हैं, क्योंकि राइटर के पिताजी मिस्टर गैसलर से ही अपने जूते बनवाया करते थे। मिस्टर गैसलर के बारे में बताया गया है कि मिस्टर गैसलर लंदन में ही अपने भाई के साथ एक छोटे से स्ट्रीट में उनका दुकान है, उसमें रहते हैं। उनका दुकान बाकी दुकान से बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि उनका दुकान का जो बोर्ड है ना, वो बहुत ही सिंपल है। उसपे सिंपल बस लिखा हुआ है गैसलर ब्रदर्स। बाकियों की तरह कोई फैशनेबल या फिर उसपे लोगो वगैरह नहीं लगे हुए।
उनकी दुकान की खिड़की से कुछ जूते दिखाई पड़ते हैं, जैसा आप सैंपल के तौर पे कह सकते हो। राइटर कहते हैं कि आप जैसा जूता बोलोगे, वैसा वो जूता बना देंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट फिट का। और ये बात उनको बहुत ही सरप्राइज़ करती है कि आखिर कोई इतना अच्छा जूता कैसे बना सकता है। इसके बाद राइटर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो भी अपना जूता मिस्टर गैसर से बनवाना शुरू कर देते हैं। तो राइटर बताते हैं कि इसी तरह एक बार जब मिस्टर गैसर के पास गए थे जूते बनवाने के लिए, तो मिस्टर गैसर उनका पैर का जब नाप ही ले रहे होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि, "क्या आपको ये काम थोड़ा मुश्किल नहीं लगता है?" तो उस समय मिस्टर गैसर थोड़ा स्माइल करते हैं। उनके चेहरे की जो दाढ़ी थी ना, उसके ऊपर से उनका पूरा फेस दिख रहा था मानो जैसे लाल हो गया हो। और वो कहते हैं कि यह एक आर्ट है। देखो, जो कि मिस्टर गैसर जर्मनी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनका थोड़ा इंग्लिश अलग है, जो कि यहाँ पे सही करके फिर बताया गया है। राइटर कहते हैं कि मिस्टर गैसर की दुकान पर बार-बार जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप उनसे एक टेम्पोरेरी शूज़ भी बनाओगे, तो वो इतना मजबूत बनाते थे कि मानो कोई जान उसमें उन्होंने फूँक दिया है कि वो जल्दी खराब ही नहीं होता था। तो यहाँ पे अब राइटर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनकी दुकान में जाता है, तो बहुत ही शांत मन से जाता है। अंदर जाकर वो बैठता है, फिर मिस्टर गैसर दौड़े-दौड़े आते हैं। मिस्टर गैसर उस समय बिना कोई कोट पहने, हल्के झुके हुए हैं, यानी वो बूढ़े हो गए हैं, तो थोड़ा-सा पीठ उनका झुका दिखता है और एक एप्रोन पहने हुए, स्लीव मोड़े हुए और आँखों को तेज़ी ब्लिंक करते हुए नीचे आते हैं। जैसे कि मानो वो एक जूते के सपने से बाहर निकली हो। यहाँ पर जूतों के सपने का मतलब हुआ कि वो जाकर के ऊपर दुकान के जो ऊपर वाला फ्लोर है, उसमें जो भी ऑर्डर उनके पास आता है जूता का, वो बना रहे हो। मिस्टर गैसर कहते हैं राइटर कि आप कैसे हैं? और मिस्टर गैसर से बोलते हैं कि मुझे एक रशियन लेदर बूट चाहिए। मिस्टर गैसर सुनते हैं, जिस स्पीड से नीचे आए थे ना, उसी स्पीड से दुकान के किसी कोने में चल जाते हैं। तो उस समय राइटर आराम से चेयर पे बैठे हुए मानो वहाँ की खुशबू को ले रहे होते हैं। जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू को लिया जाता है ना, वैसे उस खुशबू को उस दुकान में जो था लेदर का, उसको ले रहे होते हैं। मिस्टर गैसर आते हैं और उनके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर होता है। वो उसको देख कर के बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा पीस है। राइटर भी बोल देते हैं कि हाँ, बहुत ही अच्छा है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हें कब चाहिए? तो राइटर बोलते हैं कि आपको जब सुविधा हो, मतलब जितनी आप जल्दी दे सकें आप दे दीजिएगा। तो उस मिस्टर गैसर ऐसे बोलते हैं, कल, नहीं, फ़ोर्टनाइट यानी 1 सप्ताह बाद। यानी मान लो वो खुद को ही अपना भाई समझ कर के पूछ रहे हो खुद से कि कब दिया जाना पॉसिबल है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको अपने भाई से पूछ कर के बताऊँगा। अब यहाँ बताया हुआ है कि राइटर फिर एक और बात बताते हैं कि एक बार जब वो मिस्टर गैसलर के पास गया था और उन्होंने कहा कि मिस्टर गैसलर, आपने जो जूते दिए थे वो क्रीक कर गए हैं। क्रीक का अर्थ है कि जब भी आप कोई जूते पहन के चलते हो, तो कुछ बस ऐसा होता है कि उसमें से आवाज़ें आने लग जाती है। ची-ची करके कुछ आवाज़ें आने लग जाती है। तो मिस्टर गैसलर तो ऐसे हैरान होके देख रहे थे मानो कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था और चाह रहे थे कि राइटर अपने शब्द को वापस ले ले। लेकिन जब राइटर भी शांत खड़े रहते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हाँ, तुमने उन्हें ज़रूर जो है, जब एक-दूसरे से अभी मिले नहीं होंगे, तुमने उनको भिगा दिया होगा। यानी कि जब नए जूते बने होंगे, तो तुमने उसको यूज़ कर लिया होगा, उसको भिगा दिया होगा। इस वजह से उसके अंदर जो ग्लू वगैरह लगाए गए होंगे, वो हट गए होंगे और इस वजह से वो आप आवाज़ कर रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं, "नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।" तो अब उनको विश्वास नहीं होता है, तो वो थोड़ा देर रुक कर के बोलते हैं कि देखो, बहुत सारे ऐसे लेदर ही होते हैं, जो कि अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, यानी स्टार्टिंग से ही बहुत ही खराब होते हैं। तो ये भी उनमें से एक हो सकता है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जूते ला कर के दो, मैं उसका जो पैसा है ना, वो बिल पे से काट दूँगा और मैं देखता हूँ फिर। राइटर कहते हैं कि सिर्फ़ एक बार, यानी लाइफ़ में सिर्फ़ एक बार ऐसा हुआ था कि उन्हें बहुत ही इमरजेंसी था और वो किसी दूसरे फ़र्म, यानी किसी बड़ी कंपनी का जूता पहने हुए चल दिए मिस्टर गैसलर की दुकान में। और मिस्टर गैसलर की दुकान में जाकर के वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा जूता चाहिए जैसा वो चाहिए रहता है। तो इस बार ऐसा हुआ कि मिस्टर गैसर बिना कोई लेदर दिखाए डायरेक्ट उनका ऑर्डर ले लेते हैं। क्योंकि उस समय वो सिर्फ़ देख रहे होते हैं उस जूते की तरफ जो राइटर ने पहना हुआ था। अब वो पूछ देते हैं कि ये तो मेरे जूते नहीं हैं। अब इनका जो टोन था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही गुस्सा थे या भी बहुत ही उदास थे। बल्कि ऐसा उनका आवाज़ का बोली था, जैसे मानो कि जो राइटर के अंदर का जो खून है ना, उसको जमा दिया। तो जैसे फिर अपने हाथ को राइटर के जो पैर है लेफ्ट, उस पे ले जाकर दबाते हैं, जहाँ पर थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ था राइटर को। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हें हर्ट कर रहा होगा, यानी थोड़ा दर्द हो रहा होगा। कि फिर वो बोलना शुरू करते हैं कि जो बड़े फ़र्म से उनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो अच्छे जूते नहीं बनाते वगैरह-वगैरह। और उस समय राइटर को ये फ़ील आता है कि कितनी मुश्किलों से, कितने हार्डशिप से गुज़रते हैं मिस्टर गैसर और अपने जूते को इतना परफेक्ट बनाते हैं। मिस्टर गैसर कहते हैं कि उन्हें ये सब कुछ मिला, यानी उन्होंने सब कुछ लिया है सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट के दम पर, कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास जितने कस्टमर्स थे, उनमें से बहुत सारे कस्टमर उन्होंने ले लिए और बाकी जितने भी कस्टमर्स हैं, वो सबको वही लेते जा रहे हैं और इस वजह से हर साल मेरी आमदनी पिछले साल के मुकाबले बहुत कम होती जा रही है। ये सुनने के बाद राइटर को ये फ़ील हुआ कि कितना बिटर स्ट्रगल कर रहे हैं मिस्टर गैसनर।
यानी उनकी जो दाढ़ी बड़े-बड़े से दिख रहे हैं, जो ग्रे दाढ़ी कभी भी इन्होंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। अब इन्हें फ़ील आ रहा है कि इनकी लाइफ़ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। अब ये सुनने के बाद राइटर बहुत ही उदास हो जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे जूते फिर ऑर्डर कर दिए और इतने जूते थे कि वो लगभग 2 साल तक फिर टिके। जब बहुत महीने बाद वापस से राइटर मिस्टर गैसर की दुकान में जाते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर गैसर के बड़े भाई जूते बना रहे होते हैं। तो वो जाकर के पूछते हैं कि मिस्टर गैसर कैसे हैं आप? अब जो कि दोनों ही गैसलर ब्रदर्स थे, इसलिए यहाँ पर वो मिस्टर गैसर बोलते हैं। तो वहाँ से वो मिस्टर गैसर बोलते हैं कि मैं तो सही हूँ, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये सुनने के बाद वो बहुत ही नहीं उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी करके। तो मिस्टर गैसर बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी था वो, बहुत ही अच्छे जूते बनाता था और देन अपने ऐसे सिर पे जो अपने हाथ को रख लेते हैं। उनके बाल बहुत ही झड़ चुके थे और जहाँ पर बाल नहीं था बिल्कुल वहाँ पे अपने हाथ कैसे रखते हैं। तो राइटर कहते हैं कि मानो वो इनके बाल जो गिरे हैं पूरे, ये उनके भाई की जो डेथ है उसकी वजह से गिर गए। देन मिस्टर ऐसा बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें कोई जूते चाहिए? ये बहुत ही सुंदर पीस है लेदर का। राइडर ने कुछ जूते ऑर्डर कर दिए। इस बार जूतों को आने में पहले से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन इस बार के जूते इतने अच्छे थे कि कोई सिंपली उसको पहन करके वियर देम आउट यानी खराब नहीं कर पाता। राइटर को फिर जाना पड़ गया विदेश, तो वो चले जाते हैं और 1 साल के करीब में लगभग वो वापस आते हैं। राइटर यहाँ पे अब कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने 60 साल की उम्र पे छोड़ा था, अब वो 75 का लग रहा था। अब देखो इसका 2 मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पर। पहला ये कि वो 60 साल की उम्र में मिस्टर गैस्टर से मतलब मिलते हैं, उनसे अपना जूते बनवाते हैं और अब उनकी एज 75 हो गई हो। दूसरा हो सकता है कि जब वो 1 साल के लिए लगभग विदेश गया ना, तो उस बीच जो मिस्टर गैस्लर का बॉडी था, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा था। तो इस वजह से वो इस टाइप से एज को ज़्यादा बढ़ा कर के बोल रहे हो। यानी इन 2 में से कोई एक चीज़ हो सकता है। तो राइटर कहते हैं कि जब वो आया था अपने ओल्ड फ्रेंड यानी मिस्टर गैस्टर को डिनोट कर रहा है, तो कि अब वो उनसे मिलने जाते हैं। मिस्टर गैस्टर नहीं पहचान पाते हैं कि राइटर को, ठीक है, देख कर के। तो मिस्टर गैस्टर राइटर से पूछते हैं कि आपको जूते चाहिए? मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी जूते बना सकता हूँ, कुछ ही वक़्त में। राइटर भी कहते हैं कि हाँ, आपके पास जितने तरह के जूते हैं, मुझे वो सब चाहिए। अब एक शाम वो सारे जूते जितने भी उन्होंने ऑर्डर किए थे, वो उनके घर पर आते हैं, तो वो उसको पहन के सबको ट्राई करते हैं। जब वो पहन लेते हैं, तो उनको इतना अच्छा लगता है कि वो जाते हैं नीचे अपने रूम से और फिर चेक काटते हैं और उनके नाम पर, मिस्टर गैसर के नाम पर लिख के डाल देते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हुआ कि वो 1 सप्ताह बाद जब वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो दुकान में जाकर के मैं बोल आता हूँ कि मिस्टर गैसर, इस बार भी जूते आपके बहुत ही मस्त थे। लेकिन जैसे ही वो दुकान के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि उस दुकान पे का जो बोर्ड था, वो हट चुका था। यानी वो जो गैसलर ब्रदर लिखा हुआ था, अब वहाँ पर नहीं था। राइटर बहुत ही घबरा जाते हैं। वो दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं कोई दूसरा इंग्लिशमैन जो होता है, वो बाहर निकलता है। राइटर पूछते हैं कि मिस्टर गैसलर कहाँ है? तो वो आदमी बोलता है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, बट आपको जो भी हेल्प चाहिए हम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये दुकान पर हमने टेक ओवर कर लिया, यानी ये दुकान अब हमने ले लिया है। तो राइटर बोलते हैं वो तो ठीक है, बट मिस्टर गैसलर कहाँ है? वो आदमी बोलता है कि मिस्टर गैसलर मर चुके हैं। राइटर बोलते हैं अरे यार, पिछले ही सप्ताह वेडनेसडे को मैंने उनसे जूते लिए थे, तो ये कैसे हो सकता है? वो राइटर बोलता है कि स्टारवेशन, यानी भूख की वजह से। यानी वो भूख की वजह से धीरे-धीरे मर गया। वो बोलता आदमी आगे कंटिन्यू रखता है कि आखिर एक व्यक्ति वो जो था, वो सुबह उठता था, आता था दुकान पर और दुकान वो खुला रखता था। उसके अलावा कोई भी एक सोल, यानी यहाँ पे आत्मा को बोला गया है कि उसके अलावा कोई भी आदमी उसके जूतों को छूता भी नहीं था। अब छूने का मतलब हुआ कि कोई भी उनके दुकान में नहीं आता था और जब भी उन्हें कोई ऑर्डर क्योंकि मिलता, तो वो इतना टाइम लेते कि अब लोग उतना वेट ही नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनके पास जितने भी ग्राहक थे, उन्होंने धीरे-धीरे फिर सबको खो दिया। वो यहीं पर दुकान में बैठे रहते थे और यहीं पर पूरे दिन बिता दिया करते थे। मत वो व्यक्ति कहता है कि मैं कहता हूँ और ये मानता भी हूँ कि उसकी तरह कोई भी पूरे लंदन में जूता नहीं बनाता था। लेकिन आप देख सकते हो इस कॉम्पिटिशन को, यानी वो कहीं भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं किया। अब देखो एडवर्टाइज़मेंट करने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको नए-नए कस्टमर मिलते हैं, तो लोगों को दिखता है, किसी-किसी को लगता है कि हाँ, इसके जूते जब बेटर है दूसरों से, तो लोग शिफ्ट करते हैं। बट बिना एडवर्टाइज़मेंट के जो लोग थे उसके पास, वो भी दूसरी जगह चले गए। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? बट स्टारवेशन, यानी वो भूख के कारण मर गया। थोड़ा अजीब बात है, बट यही सच है कि वो भूख से फिर मर गया। वो व्यक्ति यहाँ पे हर दिन बैठा रहता था और अपने जूतों के बीच में बैठा रहता था और हमेशा ही देखता रहता था। ना ही कभी खाता था, ना कुछ, वहीं पर सिर्फ़ बैठा रहता था। उसके घर में 1 रुपए भी नहीं थे और जितने भी रुपए उसके पास थोड़े बहुत भी आते थे, लाइक कोई आदमी आके जूता बनवा लिया वगैरह, तो वो भी रेंट देने में चला जाता था। यानी वो जितना भी जिया है, मैं कहूँगा कि उसने एक लंबी जीवन जी है इस तरह के माहौल में। यानी नहीं होता है कॉम्पिटिशन में पूरा करते हुए फिर भी वो स्टिल इतना लंबा जिया है। आगे वो कहता है आदमी कि वो अपने अंदर की आग को जो है धीरे-धीरे जाने दिया।
तब वो आदमी बोलता है कि वो एक कैरेक्टर था, मतलब एक आदमी था, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। हाँ, आपने सही सुना, वो मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। इस तरह ये चैप्टर एंड होता है, बट लास्ट में आप ये देख सकते हो, एक आर्टिस्ट के ऊपर ये पूरा कहानी था, तो ये बता रहा है कैसे एक आर्टिस्ट अपने आर्ट के प्रति इतना जुड़ा रहता है कि वो यहाँ तक मतलब मिस्टर गैसा जान रहे थे कि वो अब नहीं चल रहा उनका दुकान, तो वो मर जाएँगे धीरे-धीरे, बट स्टिल वो अपने ही काम से जुड़े रह गए। यानी अपने आर्ट से ही वो जुड़े रह गए। अब हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसका टाइटल है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इसकी राइटर है श्रद्धा द्विवेदी। तो इस कहानी में एक 7 साल का लड़का है जिसका नाम है निषाद। उसे इस कहानी में 7 बोलकर ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि म्यूजिकल स्केल पर उसके नाम का अर्थ होता है 7th नोट। यानी कि सारेगामा में आप देखोगे तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो ये जो नी है, ये 7वें नंबर पे आता है, इसी की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि निषाद की एक 10 साल की बहन भी है जिसका नाम है माया। दोनों ही मिस्टर नाथ, एक व्यक्ति है, उसको लेकर के बहुत ही क्यूरियस है। तो एक दिन दोनों बच्चे मार्बल से खेल रहे होते हैं, यानी कंचे से खेल रहे होते हैं, और उनका कंचा मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। निषाद जाता है कंचे को लेने, तो वो उस समय देखता है मिस्टर नाथ को। तो यहाँ पर बहुत सारे फिर क्वेश्चन उठ कर के आते हैं कि क्या मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, यानी क्रूक है जो भागे हुए हैं? उनके फेस पर इतना स्कार, इतना निशान क्यों है? उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे होते हैं, जिसका वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि निषाद की माँ एक डॉक्टर है, जो मिस्टर नाथ को एक ऐसे पेशेंट, एक ऐसे मरीज की तरह अपने जानती है, जो कि बहुत ही पोलाइट है नेचर से। तो आइए देखते हैं कि बच्चों ने कैसे इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें क्या पता चला मिस्टर नाथ के बारे में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में माया और निषाद, देखो निषाद का ये दूसरा नाम 7 है, वापस से मैं याद दिला दूँ, ये उसके घर का नाम आप कह सकते हो। तो माया और निषाद जब अपनी माँ के क्लिनिक जाते हैं, तो निषाद यानी 7 बोलता है कि मुझे वो आदमी देख कर के बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह, यानी बुरा इंसान नहीं लगता है माया। पर क्या तुमने उसे देखा, वो कितना पतला था? शायद वो बहुत गरीब है और खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तभी इसकी बहन बोलती है कि वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो एक क्रुक ऑन द रन है, यानी एक क्रिमिनल है जो पुलिस से छुप-छुपा के भागा हुआ है। उसके पास शायद बहुत सारे पैसे होंगे, जो उसके घर में ही कहीं पर उसने दबा करके रखे हैं। तभी बहुत डाउटफुल होता हुआ, शक में आता हुआ निषाद यानी 7 पूछता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है? लेकिन वो देख कर तो नहीं लगता है। तो ये माया बोलती है कि ऑफ कोर्स वो है 7, वो निश्चित ही भूखा नहीं है, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि सीढ़ियों के नीचे एक रेस्टोरेंट है, वहीं से रमेश लेकर के उसके लिए खाना जाता है। तभी निषाद पूछता है, बट मिस्टर मेहता ने तो हमें ये भी कहा था कि वो कहीं पर काम नहीं करता है, तो भला उसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं खाना को पे करने के लिए? तो इसी पर माया बोलती है एग्ज़ैक्टली, उसके पास कहीं न कहीं उसके घर में किसी ट्रंक यानी किसी बक्से के अंदर बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। हो सकता है वो बक्सा पूरा सिल्वर, गोल्ड और जूल्स, यानी सोने, जेवर और जवाहरात जो होते हैं उनसे भरे हो। तभी निषाद उसे रोकते हुए बोलता है कि व्हाट रविश, क्या बकवास है। तभी माया निषाद को या फिर कहो 7 को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ स्टूपिड। तभी माया फिर बोलती है कि बाय द वे 7, क्या तुमने उसके स्कार्स को, यानी जो बॉडी पे निशान थे, उसको देखा? मैं नहीं देख पाई क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, बट मैं ये दावा से कह सकती हूँ कि ये उसको ज़रूर पुलिस या किसी से लड़ते वक्त, यानी शूट आउट में गोली वगैरह चला होगा, तो वो निशान उसके बॉडी पर आए हैं। तभी निषाद एकदम बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी ने हमें बताया था कि वो सारे बर्न स्कार्स हैं, यानी जो जल जाने पर निशान हो जाता है बॉडी पर, वो है। तभी इस पे माया बोलती है कि हो सकता है शायद पुलिस को उसके घर में आग लगाना पड़ गया हो, ताकि वो उसे घर से ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकें। लेकिन 7 इस बात से अनश्योर था, यानी पूरा विश्वास उसको नहीं हो रहा था। अब ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज़ बर्थडे, यानी बीच में इनकी मम्मी का बर्थडे आया, और कुछ दिन बाद जैसे ही सोमवार आया, तो सोमवार के दिन 7 अपनी माँ के साथ उनके क्लिनिक चला गया गिरेव गाँव में। और ऐसा इसलिए क्योंकि माया उस दिन शाम के वक़्त में अपने स्कूल फ्रेंड यानी स्कूल के दोस्तों के साथ थी। जब निषाद यानी 7 अपनी माँ के साथ घर पर आता है, तो अपनी बहन को बताता है कि मैं मिस्टर नाथ के पास मिलने गया था। तभी माया यानी इसकी बहन बहुत ही एनॉयड, गुस्से में आई थी, क्योंकि वो उस समय उसके साथ वहाँ नहीं थी। यहाँ बताया जा रहा है कि 7 बहुत अपसेट था मिस्टर नाथ के इस गॉन्ट अपीयरेंस को लेकर के। यानी वो देखता कि मिस्टर नाथ इतने दुबले-पतले, एकदम गॉन्ट यानी मरियल दिखते थे। उसे पक्का लगता था कि मिस्टर नाथ स्टार्विंग, यानी कि भूख से बेचैन रहते हैं। तो 7 बोलता है कि मैं मिस्टर नाथ के घर पे गया था उस शाम, और उनके डोर को बहुत ही तेज़ी से नॉक किया और कहा कि डोर खोलिए जल्दी मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ आते हैं और गेट को खोलते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने अपना दूसरा मार्बल खो दिया? इस पर माया अभी सुन कर के बोलती है कि ऑब्वियसली उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया। आगे बोलता है निषाद कि मैंने कहा नहीं, यानी वो बोलता है कि नहीं, मैंने मार्बल अपना दूसरा नहीं खोया है।
वो मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसमें एक थ्रस्ट कर देता है यानी पकड़ा देता है उनको एक चॉकलेट बार। तो फिर माया पूछती है क्या तुम्हें मौका मिला उनके ट्रंक यानी पेटी में झाँकने का? निषाद उस समय थोड़ा दुखी लगता है। वो बोलता है कि नहीं उन्होंने मुझे तो अंदर भी नहीं बुलाया। फिर वो स्माइल करता हुआ कहता है कि मैंने एक चीज़ पता लगाया माया, मैं नीचे गया रेस्टोरेंट में जहाँ रमेश काम करता है उससे बात की। तभी माया बोलती है कि तुम्हारे लिए सही हुआ मिस्टर डिटेक्टिव। फिर माया उसकी पीठ को थपथपाती है और बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने उनसे सही से क्वेश्चन किया। सेवन बहुत ही प्लीज़ लगता है यानी खुश लगता है और बोलता है कि हाँ, मैंने रमेश से पूछा तो रमेश ने बताया कि वो दिन में 2 बार मिस्टर नाथ के लिए खाना ले जाता है, एक सुबह में, एक शाम में और 2 कप चाय लेकर जाता है, एक सुबह में और एक दोपहर के वक़्त में। रमेश ने बताया कि वो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है खाने को लेकर के, यानी उसे जो चीज़ दिया जाए वो वही चीज़ खा लेता है। जैसे वो बताया कि वो हर दिन सेम खाना लेकर के जाता है जो कि 2 चपाती, थोड़ा-सा दाल और एक तरह का जो सब्ज़ी हो गया वो लेकर के जाता है मिस्टर नाथ के और हर दिन वो सेम खाना खा लेते हैं। मिस्टर नाथ उसे पैसे देते हैं कैश में और टिप्स भी देते हैं। टिप्स मतलब हुआ कि अपने मन से कुछ और एक्स्ट्रा पैसे दे देना, जो लोग वेटर्स या दूसरे को देते हैं। मिस्टर नाथ जो कि मुश्किल से ही कुछ बोलते हैं, वो उनकी तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बात करता है। माया अपने भाई निषाद को वेल डन कहती है और बोलती है कि हमने अपनी इंक्वायरीज़ को लेकर कुछ प्रोग्रेस किया है। अब इन सारे फैक्ट्स को जो भी हमने पता लगाया है, इनको हम सॉर्ट आउट यानी अरेंज करेंगे एक स्पॉट डिटेक्टिव की तरह ताकि हम इस क्रूक को यानी क्रिमिनल को पकड़ सकें। ये सुनने के बाद एक लंबी साँस छोड़ते हुए सेवन अपनी बहन को बोलता है कि माया तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें क्यों और ऐसा कैसे लगता है कि वह एक क्रिमिनल है, एक क्रूक है? वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी दिखता है। माया रिटॉर्टेड यानी कि वो उल्टा जवाब देती है अपने भाई को और उसको बोलती है देखो क्रिमिनल्स हमेशा ही ऑर्डिनरी दिखते हैं स्मार्टी। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने देखा हैदराबादी हाउस ब्रेकर यानी चोर को पिछले दिन के पेपर में? वो देखने में तो ऐसा आदमी लग रहा था जो कि नॉर्मल इंसान है जो स्ट्रीट पे ज चलते हैं वैसे। तब निषाद इससे अब थोड़ा डाउटफुल हो गया था, वो कन्फ्यूज़ हो गया था। अब अगले दिन मानसून आ जाता है यानी कि ये बारिश का मौसम रहता है। डार्क क्लाउड पूरा ही घिरे हुए रहते हैं और बहुत सारी बिजली चमकती है और थंडरबर्स्ट यानी कड़कती है और बहुत ही फ्यूरी के साथ यानी बहुत तेज़ बारिश होने वाली रहती है। उस समय स्ट्रीट पे जब बारिश होती है तो उस हैवी डाउनपोर से यानी उस तेज़ वर्षा से पूरा स्ट्रीट पर पानी भर जाता है। इनका स्कूल खुलने वाला होता है समर हॉलिडेज़ के बाद, लेकिन आज इतनी बारिश हो जाती है कि ट्रैफ़िक मूव ही नहीं कर पाता। यानी बारिश की वजह से जो पानी भर गया था रोड पर, उस वजह से गाड़ियों का आना-जाना मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से इनके लिए अनएक्सपेक्टेड हॉलिडे हो गए, यानी उस दिन की छुट्टी हो गई। तो अब माया सोचती है कि वो अपने इस टाइम को यूज़फुली यानी सही तरीके से यूज़ करेगी। इसलिए अपने बेडरूम में जाकर के एक शीट ऑफ पेपर अपने सामने रखती है और अपने डेस्क पर बैठ जाती है। वो अपने पेपर पर लिखती है बड़े-बड़े शब्दों में कैचिंग अ क्रूक यानी चोर को पकड़ना। नीचे लिखती है एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित, यानी कि अपने भाई का और अपना नाम लिखती है और नीचे लिखती है बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी दुनिया के द्वारा चुना गया हो। फिर वो लिखना शुरू करती है और लगभग आधे घंटे बाद वो अपने भाई सेवन की तरफ देखती है जो कि अपने पेट के बल अपने दोनों हाथ को अपने चिन पर रख करके कॉमिक्स को पढ़ रहा होता है। ये पूछती है कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है? तो उस समय बहुत ही क्वेश्चनिंगली यानी कि उसका भाई थोड़ा डाउट में रहता है और फिर अपने उसकी तरफ देखता है अपनी बहन की तरफ। तो उसकी बहन कहती है कि मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ पर लिख कर के रखे हैं जो मिस्टर नाथ के बारे में हम जानते हैं, जिससे कि हम उन्हें ट्रैप कर सकते हैं, उन्हें फँसा सकते हैं। फिर वो वापस कहती है, "क्या तुम सुनना चाहते हो?" तो सेवन नॉडेड यानी अपने सिर को हिलाता है हामी भरते हुए। वो बोलती है, "फैक्ट नंबर 1 उसका नाम है मिस्टर नाथ, तो हमें उसका पहला नाम जानना होगा। जैसे किसी का नाम होता है राकेश सिंह, तो हम उसे मिस्टर सिंह बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो राकेश है, ये उसका पहला नाम हुआ।" निषाद पूछता है, "ये तुम्हें लगता है कि वो इसका रियल नाम है माया?" तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रूक्स होते हैं, उनका एलियास होता है, यानी एक फेक नेम होता है, एक अल्टरनेट नेम होता है। इसलिए मैंने इसके नाम के बगल में क्वेश्चन मार्क बड़ा-सा बना के रखा है। फिर वो दूसरा फैक्ट कहती है कि शंकर के घर में जो टेनेंट्स हैं, यानी जो किराएदार हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत ही मैड, पागल, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली है। देखो शंकर एक घर का मालिक है जिसके घर में उसने बहुत सारे लोगों को किराए पे दे रखा है, उसी में मिस्टर नाथ भी रहते हैं। फिर वो मिस्टर नाथ के बारे में तीसरा फैक्ट बताती है कि वो किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत ही मैनरलेस हैं, यानी असभ्य हैं। इसी पर निषाद माया को रोकते हुए बोलता है कि बट उन्होंने हमसे तो बात किया था और मम्मा कहती है कि बहुत ही पोलाइट यानी सभ्य हैं। तो इस पर माया कहती है कि वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है। जो कि मम्मा उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं इसलिए उनको पोलाइट रहना पड़ता है मम्मा के सामने और हम लोग के सामने।
अब फैक्ट नंबर 4 वो कहती है कि उन्हें कोई भी लेटर्स नहीं आता है, तो 7 नोट करता है, मतलब हामी भरता है सिर को हिला के। फिर नंबर 5 बताती है कि जिस रूम नंबर 10 में वो रहते हैं शंकर के घर में, वहाँ पर वो लगभग 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। फिर नंबर 6 कहती है कि वो कोई भी काम नहीं करते हैं और दिन भर अपने घर में ही बैठे रहते हैं। नंबर 7 बताती है कि शंकर के घर में जो भी और किराएदार हैं और उनके जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि छोटे जो बड़े लोग भी हैं, वो भी इससे डरते हैं। फिर नंबर 8 वो बताती है कि मिस्टर नाथा कोई भी विज़िटर नहीं है, यानी कोई उससे मिलने नहीं आता है, एक्सेप्ट एक आदमी के जो चश्मे पहनता है, गोरा है और मोटा है, वो इनसे मिलने आता है संडेज़ यानी हर रविवार को लंच पर। फिर नंबर 9 जो भी खाना या फिर चाय रमेश लेकर के जाता है रेस्टोरेंट से उनके घर पर मिस्टर नाथ के, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कुछ भी खाएँ। वो इमीडिएटली पे कर देते हैं बिल और इसके साथ-साथ वो टिप्स भी देते हैं। माया कहती है कि इस तरह उसके जो भी लिस्ट में थे वो सब खत्म होते हैं। वो अपने भाई 7 से पूछती है कि कुछ मैं भूल तो नहीं गई 7? तो निषाद उस समय वो बोलती है कि उतना अटेंशन नहीं दे रहा था उसके फैक्ट्स पर और 7 सिर्फ इतना बोलता है, बेचारा आदमी, वो बहुत ही अकेला होगा अगर उसके कोई भी दोस्त नहीं है तो। माया लगभग चिल्ला ही देती है यह बोलते हुए कि भला क्रूक्स यानी क्रिमिनल्स के दोस्त कैसे हो सकते हैं इडियट। इस पर निषाद बोलता है कि एटलीस्ट उसका एक दोस्त तो है जो उसे हर संडेज यानी हर रविवार को मिलने आता है। तभी माया के दिमाग में एक शानदार सा ख्याल आता है। वो कहती है कि आदमी ज़रूर ही मिस्टर नाथ का अकम्प्लिस इन क्राइम यानी कि क्राइम का साथी है और वो ज़रूर ही अपने पास सारा लूट रखता होगा यानी सारे पैसा रखता होगा और बीच-बीच में आकर के अपने पार्टनर मिस्टर नाथ को पैसे देता था जिससे कि वो अपने खर्चे चला सके। और वो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि यही बात है। निषाद इस पे गुस्सा होकर बोलता है कि माया जो तुम उसे बार-बार क्रिमिनल बुला रही हो, अगर ऐसा ही है तो मुझे तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। निषाद कहता है कि वो इतना ही बुरा इंसान नहीं हो सकता है अगर वो रमेश को इतना अच्छा जनरस टिप देता है। निषाद अपने हाथों क्रॉस करके अपनी बहन की तरफ से घूरता है तो माया इस पे कहती है कि अब वो इसके इस एटीट्यूड से फेड अप हो जाती है यानी निषाद के इस एटीट्यूड से वो तंग आ जाती है। वो बोलती है कि भला हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस कैसे करेंगे अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा रहा तो। निषाद कहता है कि मैं तुम्हारा मदद तभी करूंगा अगर तुम अपने दिमाग से आइडिया निकाल दो कि मिस्टर नाथ एक एस्केप्ड क्रूक है यानी भागे हुए क्रिमिनल है। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। तो इस पर अभी माया उसको पीटने ही वाली थी। वो बोलती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, यू स्टूपिड ओफ। यहाँ पे ओफ उनको कहा जाता है जिनके पास दिमाग नहीं होता या फिर जो अनइंटेलिजेंट होते हैं, तो उसी के लिए बोल रही है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, तुम बल्कि मुझे गुस्सा दिलाते हो। हमारा इन्वेस्टिगेशन, हमारा इंक्वायरी करने का क्या ही पॉइंट रहेगा, अगर तुम ये ठान लोगे कि वो एक क्रिमिनल नहीं है। आगे माया निषाद को बोलती है कि निषाद अगर तुम ये सोचते हो कि वो एक नोबडी है यानी एक नॉर्मल सा आदमी है, तो भला हम लोग उसके लिए इतना बॉदर अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताओ। अब निषाद थोड़ा देखता है इसकी तरफ, थोड़ा सोचते हुए। वो बोलता है कि मैं तो बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि मिस्टर नाथ इतने पतले क्यों हैं और इतने अकेले क्यों हैं? मुझे ये जानना है कि उनके दोस्त क्यों नहीं हैं और वो अकेले क्यों रहते हैं? अब माया बोलती है समझने की कोशिश करो निषाद। अगर वो शंकर के घर में 1 साल से ज़्यादा रह चुका है और उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। वो ज़रूर ही डरा हुआ है कि कोई उसको रिकॉग्नाइज़ यानी पहचान लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। तभी निषाद प्रोटेस्ट करता है यानी विरोध करते हुए बोलता है अपनी बहन को कि हो सकता है कि किसी ने मिस्टर नाथ से दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। इस पर माया कहती है कि इससे भला किसी को क्या परेशानी होगी? तुमने देखा है वो कितना नेस्टी बियर है। नेस्टी बियर कहा जाता है एक तो बुरा इंसान को, दूसरा जो गंदा रहता है, तो वही बोलते हैं कितना गंदा इंसान तुमने देखा है उसे। तो निषाद बोलता है स्टबर्नली यानी कि हठ करते हुए बोलता है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे दोस्ती करने जा रहा हूँ। तो माया बोलती है फ्रेंड्स विद ए क्रूक यानी एक क्रिमिनल से दोस्ती, तुम पागल हो गए हो 7। फिर वो कहती है कि कॉप्स यानी पुलिस तुम्हें भी उसके साथ-साथ जेल लेकर चले जाएँगे और क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो यू इडियट? निषाद हल्का सा घूरता है अपनी बहन को और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। इसे माया कहती है कि लगता है कि मेरे जितने भी थ्योरीज़ थे, उसका निषाद पे कोई भी इम्प्रेशन यानी कोई भी असर नहीं पड़ा। यानी जो भी फैक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें या जितनी बातें बताई माया अपने भाई निषाद को ताकि निषाद को ये लग सके कि हाँ, मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, उन सारे बातों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक्चुअल में हमें नहीं पता कि मिस्टर नाथ सच में क्रिमिनल है या फिर उनका ऐसा कोई रीज़न था जिसकी वजह से वो ऐसे दिखते थे और ऐसे रहते थे। तो ये कहानी को ऐसे ही सस्पेंस में एंड कर दिया गया है, ये आप खुद से सोच सकते हैं कि क्या हो सकता था एंड में। तो ये था इस पूरे कहानी में जिसमें एक डिटेक्टिव का पर्सपेक्टिव बताया गया है कि कैसे वो अलग-अलग तरीके से सोचता है। यहाँ वो बस बच्चों को लेकर के बताया गया था, तो उतना कुछ डिटेल्ड नहीं था। अब हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 7 पे जो है द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंग जो कि बहुत ही फ़नी कहानी है एक तरीके से। ये कहानी है विली वोंका नाम के एक व्यक्ति की, जिसने वोंका व्हीट को इन्वेंट किया था।
वोंका वीट को एक दवा की तरह मान सकते हो जिसे खाने के बाद लोग जवान यानी यंग हो जाते थे। बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे खाने के बाद कुछ लोग तो गायब ही हो गए थे क्योंकि उनका एज माइनस में चला गया था। जैसे एक व्यक्ति का एज -87 चला गया था, यानी कि अब 87 ईयर्स के बाद ही वो व्यक्ति वापस से जन्म लेगा यानी इस दुनिया में आएगा। तो इस पूरे कहानी में बताया गया है कि विली वोंका ने पहले तो वोंका व्हीट को इन्वेंट किया, जिसे खाने के बाद लोग यंग हो जाते थे। बट अब वो चाह रहे थे एक ऐसी दवा का इन्वेंट करना जिसे खाने के बाद लोग अब बूढ़े हो जाए यानी ओल्ड हो जाए। तो इन्होंने ये दवा कैसे बनाई यही हम पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ओंगा कहते हैं कि एक बार फिर से मैंने अपने स्लीव्स को ऊपर किया और काम पर मैं लग गया। मैंने अपने पूरे दिमाग को स्क्वीज़ किया क्योंकि मुझे एक ऐसी रेसिपी बनानी है जिससे मैं लोगों की उम्र बढ़ा सकूं, उन्हें बूढ़ा बना सकूं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट बना सकूं। हँसते हुए वो चिल्लाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में अब आइडियाज़ आने शुरू हो गए थे। वो कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग कौन-सी है? यहाँ ओल्डेस्ट का मतलब है कि पुरानी, यानी पुरानी लिविंग थिंग कौन-सी है और क्या चीज़ बाकी से सबसे ज़्यादा जीता है? तभी चार्ली कहता है कि एक पेड़। अब देखो हो सकता है चार्ली इनका असिस्टेंट हो या इनके साथ काम करता हो, ये चीज़ यहाँ बुक में नहीं बताया गया है। तो इस पर विली वोंका कहते हैं कि तुमने सही कहा बट किस प्रकार का पेड़? ना ही वो डोगलस का पेड़ है, ना ही ओक का, ना ही सेडर का ट्री है। और यह पेड़ है ब्रिस्टल कोन पाइन का पेड़। यह पाया जाता है यूएसए के एक स्टेट जिसका नाम है नेवादा। वहां पर व्हीलर पीक नाम का एक जगह है यानी पहाड़ी इलाका है, उसके स्लोप पर यह ब्रिस्टल कोन पाइन का पेड़ पाया जाता है। यह पेड़ 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और वो चार्ली को बोलते हैं कि चार्ली यह एक फैक्ट है यानी सच है। तुम चाहो तो किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पेड़ों की स्टडी करते हो, जिसे ये पता चलता है कि वो पेड़ों की उम्र बता सकते हैं ये देख कर कि कौन सी पेड़ कितनी पुरानी है। अब बिली बॉन्के यहाँ से कहते हैं कि वो स्टार्ट हो गए थे, यानी वो जंप करते हैं अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में, वहाँ से वो नीचे जाते हैं और रस करते हैं यानी भाग पड़ते हैं दुनिया में उन सारी जो भी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है यानी पुरानी जीने वाली चीज़ें, उन सब में से उनकी कुछ स्पेशल आइटम्स लेने के लिए, यानी कुछ-कुछ पार्ट्स वगैरह ये सब लेने के लिए। जैसे कि जब वो 4000 पुराने ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ से वो उसका पिंक ऑफ सैप यानी थोड़ा-सा उसका जो रस होता है ना पेड़ के अंदर, जो उसका जूस होता है वो लेते हैं। अब ये जो पिंट है ना, पिंट कहा जाता है एक मेज़रमेंट को लिक्विड के। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि अलग-अलग जगह पे इसका मेज़रमेंट अलग होता है। बट आप इतना समझ सकते हो यहाँ पर कि पिंट का मतलब हुआ कि लगभग 500 ml यानी आधा लीटर वो उस पेड़ से रस निकाल लेते हैं। देन फिर वो जाते हैं टोन नेल लेने के लिए, यानी कि एक 168 इयर्स ओल्ड रशियन फार्मर है, इसका नाम है पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, उसके नाखून का जो टुकड़ा होता है वो लेने के लिए। उसके बाद वो जाते हैं एक 200 साल पुराने टोटोइज यानी कछुआ है जो कि किंग ऑफ टोंगा एक राजा महाराजा समझ सकते हो कि उनके वक्त से यानी वो 200 साल पुराने वक्त से जिंदा है, उसने जो अंडा दिया उस अंडे को लेने के लिए। देन फिर वो आगे जाते हैं अरेबिया में एक घोड़ा जो कि 51 इयर्स ओल्ड है, उसके टेल को लेने के लिए यानी उसकी पूँछ को लेने के लिए। और उसके बाद वो जाते हैं एक क्रम्पेट नाम का 36 ईयर ओल्ड कैट है, जिसके जो व्हिस्कर्स होते हैं यानी जो मुँह के सामने जो बड़े-बड़े जो बाल होते हैं ना, वो लेने के लिए। और उसी क्रम्पेट नाम के कैट के ऊपर एक ओल्ड फ्ली रहती है जो 36 ईयर्स से यानी जब से वो कैट पैदा हुआ है लगभग, तब से वो उसके ऊपर है उस फ्ली को लेने के लिए। देखो फ्ली एक छोटा-सा इंसेक्ट होता है जो कि एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है और वो उनकी खून को चूसता है। इसके बाद वो जाते हैं तिब्बत में जहाँ पर 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट यानी चूहा है जिसके टेल को लेने के लिए। इसके बाद वो जाते हैं एक गुफा में जो माउंट पोपोकेटपेटल में है, एक जगह का नाम है। वहाँ पे एक ग्रिमल्किन रहती है। ग्रिमल्किन देखो मेनली कैट को कहा जाता है और वो भी फीमेल कैट को। तो जो फीमेल कैट है जो 97 ईयर ओल्ड है इसके ब्लैक टीथ को लेने के लिए। इसके बाद ये जाते हैं पेरू में जहाँ पर एक 700 ईयर ओल्ड कैटालू है। कैटालू एक एनिमल है जो हाइब्रिड है काऊ का और बेफेलो का, जिसका वो नक्कल बोन्स लेते हैं। नक्कल बोन्स अब देखो जो आपके अगर देखा जाए इंसानों में, तो हाथों के बीच में हो गया, घुटनों में जो हड्डियाँ हैं, उन्हें कहा जाता है। यानी जहाँ पर भी जॉइंट्स हैं, तो इसी तरह सेम हो गया कोई भी एनिमल के जो जॉइंट्स होते हैं, उसको नकल बोन कहा जाता है। तो उसी का कुछ नकल बोन्स वो लेने गए थे। अब देखो नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, बट कभी-कभार हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आ जाए कि 2 या 3 चीज़ों के बारे में बताओ जो वो लेने गए थे, तो आप इसमें से 2 या 3 पॉइंट याद ज़रूर कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसके अंदर मिस्टर वोंका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चार्ली से कहते हैं कि चार्ली, इस पूरी दुनिया में मैंने जो भी बहुत ओल्ड यानी बूढ़े और एंशिएंट एनिमल थे यानी प्राचीन जानवर थे। यहाँ पे एंशिएंट आप समझ सकते हो कि ऐसे जानवर जो बहुत पुराने वक़्त से आ रहे हैं और वो बहुत ही बूढ़े हैं। तो उन सभी को ट्रैक डाउन किया यानी उन्हें ढूँढा, उन्हें खोजा और उनमें से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थोड़ी बहुत मात्रा में ले ली। जैसे कि हेयर या फिर आईब्रो ले लिया मैंने, थोड़े से आउंस में। देखो आउंस जो है वो एक मेज़रमेंट का क्वांटिटी है। 1 आउंस का मतलब होता है अराउंड 28 ग्राम्स। तो ये जिन भी एनिमल्स को ढूँढते थे ना, तो वो जो एनिमल्स सोए रहते थे तो उनके जो टोज़ यानी उँगलियों के बीच में जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रैच करके उसमें से जाम निकाल लेना, इसको लिखा गया है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे खुरदते थे और उसमें से कुछ जो उसका पार्टिकल्स निकलता था ना, वो रख लेते थे। ये कहते हैं कि इन्होंने ट्रैक किया था व्हिसल पिग। व्हिसल पिग एक टाइप का आप बोल सकते हो स्क्वैरल का प्रजाति है, जो आप फ़ोटो में देख सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोबोलिंको जो एक बर्ड है। तीसरा बोला गया है दी एस्केरॉक। देखो दी एस्केरॉक नाम का कोई एनिमल होता ही नहीं है। इस चैप्टर में बस ये जो मिस्टर वोंका है उन्होंने इमेजिनरी एक फिगर लिया हुआ है, यानी चैप्टर को दिलचस्प बनाने के लिए। इसके बाद है दी पॉलीफ्रॉग जो कि एक टाइप का मेंढक ही है। देन आता है जायंट कर्लीक्यू। देखो जायंट कर्लीक्यू नाम भी एक इमेजिनरी ही चीज़ है जो इन्होंने बोला है यहाँ पर। देन इसका स्टिंगिंग स्लग एक टाइप का कैटरपिलर है। उसके बाद है वेनेमस स्क्वेरकल। वेनेमस स्क्वेरकल आप ऐसे एनिमल को बोल सकते हैं, ये दर्शा रहे हैं जो जहरीले होते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो वेनेमस स्क्वेरकल है, ये पॉइज़न को स्पिट कर सकता है, मतलब थूक सकता है किसी की आँख में, वो भी 50 यार्ड दूर से। और ये जो 50 यार्ड है, ये अराउंड 46 मीटर कह सकते हो आप। इसके लिए चार्ली को बोलते हैं कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुमको सभी चीज़ के बारे में बताऊँ, लेकिन मैं तुमको इतना क्विकली बता सकता हूँ कि इन द एंड इसको मैंने बहुत बॉयल किया था सभी चीज़ों को, बबलिंग यानी इसमें से बबल ऐसे निकल रहे थे। फिर मिक्स करने पर और उसको टेस्ट करने के बाद अपने इन्वेंटिंग रूम में मैंने प्रोड्यूस किया लगभग एक छोटे से कप में ऑयली ब्लैक लिक्विड, यानी बोल सकते हो यही कोई इन्होंने मेडिसिन बना दिया। उसके बाद उस ब्लैक लिक्विड का 4 बूंद उन्होंने एक बहादुर 20 साल के उम्पा लुम्पा नाम के वॉलंटियर को दिया और देखा कि क्या होता है। तो चार्ली बोलता है कि आगे क्या हुआ? इसे मिस्टर वोंका एकदम से चिल्ला पड़ते हैं कि वो एकदम फैंटास्टिक था। जिस मोमेंट उसने उन 4 बूंद को स्वॉलो किया, उसके बाद उसके फेस पे व्रिंकल्स यानी झुर्री आने लग गया और उसका बॉडी श्रिवलिंग करने लग गया। यानी वो पतला होने लग गया, सिकुड़ने लग गया उसका बॉडी। उसके जो बाल थे वो गिरने शुरू हो गए, उसके दाँत गिरने शुरू हो गए और देखते ही देखते मिस्टर वोंका कहते हैं कि इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा कि ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा था, ये 75 इयर्स ओल्ड इंसान बन गया था। और इस तरह बोलते हैं कि माय डियर चार्ली, इस तरह वीटा वोंग इन्वेंट हुआ। तो देखो ये था पूरा इस कहानी में। एक्चुअल में देखा जाए तो कहानी में कुछ भी भारी नहीं है। ऊपर आपने जितने भी एनिमल्स वगैरह के नाम इन्होंने जो बोले हैं, उनमें से बहुत सारे जो एनिमल्स रियल लाइफ में एक्सिस्ट करते हैं, तो उनका मैंने बता दिया। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये पूरा कहानी काल्पनिक है। यानी इन्होंने जो पहले बोला था कि इन्होंने एक 51 इयर्स ओल्ड घोड़े का इन्होंने टेल लाया फिर वगैरह-वगैरह, वो सब काल्पनिक है। यानी कि कोई एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि उतना साल पुराना या उतना साल उम्र वाला घोड़ा या फिर कछुआ या जो भी चीज़ इन्होंने कहा वो एग्ज़िस्ट करता हो। यहाँ पे हम पहुँच गए अब लास्ट चैप्टर पे जो है होम इज़ टू अ ब्रेव सोल्जर्स। देखो ये कहानी मैंने खुद से नहीं एक्सप्लेन किया, ये मैंने किसी और से एक्सप्लेन करवाया है। तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आप देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो बताइएगा, अदरवाइज़ मैं इसका एक और रीमेक इस चैप्टर का बना दूँगा बाद में। इस कहानी में दो दोस्त अपनी फीलिंग्स बहादुर सोल्जर के प्रति एक दूसरे से शेयर करती है। एक दोस्त अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहती है कि जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने गई थी तो कितना गहरा प्रभाव छोड़ा था उस पर। वो दोनों अपना लेटर एक्सचेंज करती है और अपने फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करती है, ग्रेटिट्यूड दिखाती है और उस फ्रीडम को जो हम आज इंजॉय करते हैं क्योंकि हमारे देश का सोल्जर ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया है। जो मेमोरियल है वो हमारे इंडियन सोल्जर्स के देशभक्ति का प्रतीक है। ये कौन से स्मारक है? तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में लेटर दिया है जो कि सौम्या ने आनंदा के लिए लिखा होता है। यहाँ लेटर का फॉर्मेट दिया है सौम्या का हाउस नंबर जयनगर बेंगलुरु, डेट 14 अप्रैल 2022। लेटर में सौम्या कहती है, डियर आनंदा, मैं आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगी। क्या तुम्हें हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन याद है, युद्ध और शांति के बारे में? हमने बातें किया था कि कैसे भारत अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए बहुत सदियों तक संघर्ष किया। आज़ादी के बाद हमारे देश ने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है हमारे बॉर्डर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब नेशनल बॉर्डर और हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मुझे आश्चर्य में डालता है, कौन थे वो बहादुर भारतीय लोग? उन्होंने हमारी देश की रक्षा के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, तभी आज हम शांति से जी पाते हैं। उनके नाम क्या थे? कहाँ से आए थे वो लोग? क्या किसी को कुछ भी याद है उनके बारे में?
लास्ट वीक मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब मिले जब मैं एजुकेशनल ट्रिप के लिए न्यू दिल्ली गई थी, जो कि हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था। तुम्हें याद होगा, मैं ऐसे ही एक ट्रिप का इंतजार कर रही थी कि हम बहुत से हिस्टोरिकल प्लेस पर जाए और एजुकेशन के बारे में जान सकें। मैंने बहुत सारी नई और दिलचस्प बातें सीखी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे शेयर करने के लिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ तुमसे पूछते हुए कि तुम उस मोन्यूमेंट का नाम गेस करो जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। देखते हैं तुम गेस कर सकती हो या फिर नहीं। तो इस मोन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण अप्रैल 2018 में होता है और फरवरी 2019 में कंप्लीट हो जाता है। इस मोन्यूमेंट को इनविजन मतलब इमेजिन किया गया और इसका उद्घाटन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किया था। अगर इसके लोकेशन और साइज की बात करें तो ये 40 एकड़ की ज़मीन तक फैली हुई है इंडिया गेट के पास में। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये उन बहादुर भारतीयों की प्रति श्रद्धांजलि है। मुझे यकीन है कि तुम गेस कर ही लोगी। ये नेशनल वॉर मेमोरियल है। क्या तुम नहीं कहोगे कि बहुत दिनों से जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है? हमारी नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने की शुरुआत टीचर के समझाने से होती है कि आज़ादी के बाद भी भारत को बहुत सारी युद्ध लड़नी पड़ी अपनी रक्षा के लिए और अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए, जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहादुर लोगों की वजह से और वे महिलाएं जो सदियों से इंडियन आर्म फोर्स में सेवा की है। दुख की बात है, वो कहती है कि वॉर कुछ ना कुछ लेती है और इसीलिए बहुत बहादुर सोल्जर्स को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी हमारी देश के लिए 1947 में हमारी आज़ादी के बाद भी। तो यही चीज़ इस मोनूमेंट को नेशनल वॉर मेमोरियल इम्पोर्टेंट बनाती है और हमें आज़ादी की कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें युद्ध के दुख और डर से हमेशा अवेयर रहना चाहिए। हमने सीखा कि मेमोरियल के हर ईंट को टैबलेट कहते हैं और उन सब पर सोल्जर्स का नाम लिखा हुआ है जो कि हमारे देश के लिए लड़े और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किए हैं 1947 से अब तक की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है। उसमें इंक्लूड है इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1962 में हुई, इंडो पाकिस्तान वॉर्स जो कि 1965 एंड 1971 में हुई और कारगिल वॉर 99 में हुआ था। और 29,000 टैबलेट थे जिन पर 26,000 से ज़्यादा सोल्जर्स के नाम लिखे हुए थे। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि हमारी सरकार ने उन वीर जवानों के बलिदान को मान्यता दी है। हमारे टीचर ने हमें बताया कि 21 शूरवीर थे जिन्हें प्रणामवीर चक्र से सम्मानित किया था, जो कि भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक है। उनके देश की सेवा के लिए उन्हें मिला था। उन्होंने हमें और भी चक्रों के बारे में बताया, जैसे महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज पोस्टह्यूमसली मतलब उनके डेथ के बाद उन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया 1947 में बदनाम की लड़ाई लड़ने के लिए। बाद में इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 एंड इंडियन पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 के दौरान असाधारण वीरता के लिए कुछ और परमवीर चक्रों को सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा कॉन्गो में यूएन पीस के ऑपरेशन के सर्विस के लिए भी परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। 1971 के वॉर में और भी हीरोज थे जिन्हें मरने के बाद उन्हें पीबीसी से सम्मानित किया गया, जैसे नाई कलवर इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखन, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल एंड मेजर होशियार सिंह। और कुछ नेवी पर्सनल थे जैसे कि कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया उनके साहस और लीडरशिप के लिए। उसके बाद टीचर हमसे सिटेशन शेयर की। सिटेशन मतलब किसी की ड्यूटी के परफॉर्मेंस के बारे में कि वो कितने अच्छे हैं। लैंस नायर एल्बर्ट इक्का के बारे में बताया जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये मेरे दिल को छू लिया और मुझे मोटिवेट भी बहुत किया। और स्ट्रक मतलब अमेज्ड आश्चर्य होना। हम उनके बहादुरी से आश्चर्यचकित थे और विनम्र हुए और मैं उनके जैसी साहसी बनना चाहती हूँ जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। बुक में अब सिटेशन दिया हुआ है लैंस नायर एल्बर्ट इक्का के बारे में। नंबर 4239746 14 गार्ड्स। यहाँ 14 गार्ड्स का मतलब है 14 सोल्जर्स। लेंस नायक अल्बर्ट इक्का वॉज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी ऑफ अ बटालियन। एक कंपनी में 100 to 120 सोल्जर्स होते हैं और एक बैटालियन में मैक्सिमम 900 to 1000 सोल्जर्स होते हैं। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था गंगा सागर में, तो लेंस नाइक एल्बर्ट इक्का अपने साथ 14 सोल्जर्स को लेकर गंगा सागर में हमला किए थे। दुश्मनों ने वहां पर बहुत अच्छे से अपना कब्जा जमाया था, मतलब पूरे तरीके से तैयारी कर लिया था लड़ने के लिए। तो जब असॉल्टिंग ट्रूप्स मतलब 14 सोल्जर्स के यूनिट जब आगे बढ़े हमला करने के लिए, तो दुश्मनों के सैनिक उन पर भीषण गोलाबारी किए और छोटे हथियारों से भी भारी गोलाबारी किए। लेकिन हमारे सैनिक रुके नहीं और उद्देश्य पर आगे बढ़ते गए और एक टाइम पर दोनों सैनिकों के बीच आपस में हाथों से लड़ाइयाँ होने लगी। फिर लैंस नाइक एल्बर्ट इक्का देखते हैं कि दुश्मन एक लाइट मशीन गन से कंटिन्यू गोली चला रहे हैं, जो कि इनके कंपनी मतलब इनके सैनिक को भारी नुकसान पहुंचा रही है। लैंस नाइक एल्बर्ट इक्का अपने सेफ्टी के बारे में बिना सोचे समझे दुश्मन के बंकर मतलब दुश्मन अपने छुपने के लिए जो किले बनाते हैं वहां पर गए
और दो दुश्मनों को अपने बंदूक के आगे जो नोकीला चीज लगी होती है उससे वो मार दिए। बायोनेटेड मतलब नोकीला चीज जो सैनिक के बंदूक के आगे लगा होता है, उससे उन दो सोल्जर को वो मार दिए और लाइट मशीन गन को बंद कर दिए। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे इस मुठभेड़ में, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे अपने साथियों के साथ। उनके लक्ष्य काफी दूर थे, पर वो एक के बाद एक बंकर को साफ करते जा रहे थे, अपने बड़े साहस के साथ दुश्मनों को मार रहे हैं। ये देखते हैं उत्तरी छोर की तरफ एक दुश्मन बिल्डिंग के दूसरी मंजिल से मीडियम मशीन गन से लगातार फायर कर रहा है और इनके सोल्जर्स को भारी हानि पहुंच रही है। एक बार फिर से वो बहादुर सैनिक अपनी जान की चिंता किए बिना, उन्हें बहुत चोट लगने के बाद भी और बहुत भारी मात्रा में गोलियां की चलते हुए वो रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे तब तक जब तक कि वो बिल्डिंग के पास ना पहुंच जाए। और फिर वो एक ग्रेनेड फेंके बंकर से और एक दुश्मन को मार दिए और दूसरा घायल हो गया। लेकिन मीडियम मशीन गन से अभी भी फायरिंग हो रही थी और अपनी उत्कृष्ट साहस और दृढ़ संकल्प से लेंस नायक अल्बर्टिका दीवार को छलांग लगा के बंकर के अंदर चले गए और उनके बंदूक पर जो नोकीला जैसा लगा था उससे वो दुश्मन को मार दिए जो गन से फायर कर रहा था, और उस मशीन गन को शांत कर दिया। फिर से वो अपने साथियों को नुकसान होने से बचा लिए और इस अटैक के सक्सेस को निश्चित कर दिए। इस अटैक के दौरान वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हीं चोट के कारण उनके शरीर से बहुत खून बहा और उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मतलब वो सारे दुश्मन को मार दिए और वो खुद भी मर गए। इस एक्शन में लायंस नायक अल्बर्टिका उन्होंने सबसे विशेष वीरता को प्रदर्शित किया है और दृढ़ संकल्प और सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, जो कि हमारे सेना के बेस्ट ट्रेडिशन मतलब जब जब हमारे देश पर संकट आया है तब तब हमारे सोल्जर्स ने अपने प्राण के बलिदान देकर हमें प्रोटेक्ट किया है। तो वो शहीद हो गए और उनके बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यही स्टोरी थी लायंस नायक अल्बर्ट एक्का की। तो सिटेशन अब यहाँ पर खत्म होती है। जैसे ही हमने अपनी यात्रा जारी रखी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के आसपास में हमें अमर जवान ज्योति नाम का एक महत्वपूर्ण संस्थापन मिला जो हमारे सैनिकों की याद दिलाती है। कॉमीमोरेट मतलब हम किसी को ऑफिशियली याद करें और उन्हें रिस्पेक्ट दें। नाम तुमने गेस कर लिया होगा, एक अमर ज्योति प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे सैनिकों को बलिदान के सम्मान करने के लिए इस दिन रात जलाया जाता है। इससे पहले अमर जवान ज्योति जो कि दिल्ली में है उसमें एक राइफल भी प्रदर्शित की गई है और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की स्मृति में जनवरी 1972 में इंडिया गेट के मेहराब के नीचे एक हेलमेट उतारा गया था। नेशनल वॉर मेमोरियल में ही अमर जवान ज्योति भी है। ओबेलिस्क मतलब एक पिलर जो पथराव से बना हुआ है, जो 4 चक्राव से घिरा हुआ है। उद्घाटन के वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक ज्योति जलाई थी उन हीरोज की याद में जो शहीद हो गए। बाद में इंडिया गेट पर जो पुरानी फ्लेम जलती थी वो अब नेशनल वॉर मेमोरियल में न्यू फ्लेम से मिला दिया गया है। तो पहले 2 अलग-अलग ज्योति जलती थी, अब एक ही ज्योति जलती है नेशनल वॉर मेमोरियल में। यहाँ आप अमर जवान ज्योति की पिक्चर देख सकते हैं। आप इस स्तंभ को पुष्प मालाओं से घिरा हुआ देख सकते हैं जिनमें सम्मान के प्रतीक के रूप में रखा गया है। लाइटिंग डिजाइन की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि इस स्मारक की परिदृश्य को बदल देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सुबह से शाम तक बदलता रहता है, ये वास्तव में एक शानदार साइट है जिसने मुझे हमारे देश के लिए गर्व से भर दिया है। मैं भी इससे काफ़ी खुश हो गई थी उस अनंत ज्वाला को देखकर जो हमेशा जलता है हमारे देश के सैनिकों के साहस और वीरता के रूप में। हमारे टीचर ने हमें चक्रों का महत्व भी समझाया। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो 4 कंसेंट्रिक सर्कल से घिरा हुआ है। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जो एक के ऊपर एक है और बिना एक दूसरे को टच किए हुए। वो चक्र का नाम है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र। जो उस स्मारक के 15 मीटर ऊपर सेंटर पर ज्योति जल रही है, अमर जवान ज्योति, वहां पर ब्रोंज और स्टोन के मुराल्स है। मुराल्स मतलब बड़ी बड़ी तस्वीरें दीवार पर लगी होती है और ग्राफिक पैनल भी होती है। अमेजिंग है ना ये। जो इनर मोस्ट सर्कल है मतलब जो सबसे भीतरी सर्कल है वो अमर चक्र को दर्शाता है, जिसे हम सर्कल ऑफ इमॉर्टलिटी भी कहते हैं। जो जलने वाला ज्वाला है इसी स्मारक में इसी चक्र के अंदर जलता है। ये अमर जवान ज्योति की लौ शहीद सैनिकों की भावनाओं की अमृता का प्रतीक है और ये आश्वासन दिया है कि राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। जो दूसरा चक्र है उसे वीरता चक्र कहते हैं। इसे सर्कल ऑफ ब्रेवरी भी कहते हैं। यहाँ एक ढकी हुई गैलरी है जिनमें ब्रॉन्ज मतलब कंसाई से बना हुआ 6 पेंटिंग्स को दर्शाता है जो शस्त्र बलों के वीरता पूर्ण युद्ध के एक्शन को उस पेंटिंग पर दर्शाता है। जो थर्ड सर्कल है वो त्याग चक्र है जिसे हम सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहते हैं। इस सर्कुलर कंसेंट्रिक की जो दीवारें हैं वो प्राचीन युद्ध संरचना का प्रतीक है
जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। उसकी दीवारें ग्रेनाइट की गोलियों से ढकी हुई है और अलग-अलग गोलियां पूरी तरह से स्वतंत्र भारत के प्रतीक शहीद हीरो को समर्पित है। उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जो सबसे भारी चक्र है, उसे रक्षा चक्र कहते हैं और उसे सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इस चक्र में वृक्षों की पंक्ति है, पर आप इन्हें वृक्ष ना समझकर सैनिक समझे, जो देश के नागरिकों को किसी भी खतरे से उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करते हैं। हर एक वृक्ष उन सैनिकों के प्रतिनिधित्व करता है, जो राष्ट्र के क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करता है। हमने पूरे दिन सुबह से शाम तक नेशनल वॉर मेमोरियल में ही बिताया। उसके आसपास के जगहों पर घूमे और वहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग और घास जो कि कर्तव्य पाथ पर है। हम उस माहौल में डूबे हुए थे जो गंभीर था और इस बात का याद दिलाता था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या हासिल कर सकता है। वो पूरे वातावरण में एक भावनात्मक अनुभव पैदा किया जो देखने में प्रेरणादायक था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा उस जगह से रिश्ता बन गया है। मैंने बहुत कुछ सीखा। डिस्कोर्सेस मतलब किसी चीज़ पर सीरियस बातें करना। मुझे ये मानना पड़ेगा कि उस दिन के बहुत सारी बातें ने मेरी आँखों में आँसू ला दिए थे। डिवास्टेशन मतलब बर्बाद करना। दुःख होता है इतने बड़े पैमाने के बारे में सोचकर कि युद्ध के कारण तबाही हुई है और बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। ये मुझे हमारे हीरोज़ के बलिदान की योग्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। हमारी यात्रा के बाद हमारी क्लास ने उन बहादुर दिलों की वीरता की कहानियों पर प्रेजेंटेशन देने का निर्णय लिया, जो हमें नेशनल वॉर मेमोरियल में मिले हैं। हमने खुद को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। मार्टियर्स मतलब शहीद। हम शहीदों को चुन रहे हैं, उनके बहादुर कहानियों को चित्रण करते हुए प्रेजेंटेशन दे सके। हमारी टीचर ने हमें सुझाव दिया कि हम अपनी एक्सपीरियंस को स्कूल असेंबली मतलब प्रेयर के टाइम शेयर करें। मैं बहुत खुश हुई कि हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जान पाएंगे जब हम प्रेजेंटेशन देंगे और उन सैनिकों की स्मृति को जान पाएंगे। मैं मेजर पद्मा पानी आचार्य के स्टोरी के प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ, जो हमारे देश भारत के लिए 1999 कारगिल वॉर में लड़े थे और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बुक में एक और सिटेशन दिया हुआ है मेजर पद्मा पानी आचार्य के बारे में। सिटेशन में सबसे पहले गैजेट नोटिफिकेशन दिया है। ऑपरेशन विजय कारगिल, डेट ऑफ अवार्ड 15 अगस्त 1999। मेजर पद्मा पानी आचार्य, सेकेंड राजपुताना राइफल्स मतलब बैटालियन ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि कारगिल वॉर में लड़े थे। 18 जून 1999। मेजर पद्मा पानी आचार्य एक कंपनी कमांडर की तरह मतलब वो 100 सोल्जर्स के कमांडर थे। उन्हें एक फॉर्मिडेबल टास्क मतलब डर पैदा करने वाली एक कार्य सौंपा गया था। दुश्मन की एक ऐसी स्थिति पर कब्जा करना जो भारी किलेबंद थी। मतलब दुश्मन उस क्षेत्र को मजबूती से पकड़े हुए थे और बारूदों से सुरंग बनाया था और व्यापक मशीन गन और तोपखाने की आग से ढका हुआ था। बटालियन और ब्रिज ऑपरेशन की सफलता इन चीज़ों पर निर्भर थी कि जितना जल्दी वो कब्जा कर लेते, उतना जल्दी सफलता मिल पाएगी उन्हें। हालांकि कंपनी का हमला लगभग शुरुआत में ही लड़खड़ा गया था। फ्लैटर्ड मतलब लड़खड़ाना होता है जब दुश्मन का तोपखाना की आग सीधे लीडिंग प्लेटून मतलब सैनिक की टुकड़े पर गिरी, जिससे बड़ी संख्या में लोग मर गए। मेजर पद्मापानी आचार्य अपनी पर्सनल सेफ्टी की परवाह किए बिना अपनी रिजर्व सैनिक को लेकर आगे बढ़े। उनके जो सोल्जर थे वो तो मर चुके थे। जब तोपखाने की आग की बरसात हो रही थी तो वो जो रिजर्व सोल्जर थे उन्हें वो लीड किए और तोपखाने के गोले के बारिश होने के दौरान ही वो आगे बढ़े। यहाँ तक कि जब उनके आदमी गिर रहे थे दुश्मन की गोलाबारी के दौरान, वो रुके नहीं, चलते गए और अपने लोगों को प्रोत्साहित किया और अपनी आरक्षित पलटन के साथ खड़ी चट्टान पर चढ़कर दुश्मन पर हमला करने लगे। मेजर पद्मा पानी आचार्य उस बुलेट के बरसात को जो दुश्मन के पोजीशन से आ रहा था, उसे वो अनदेखा किए और रेंगते हुए दुश्मन के पोजीशन तक पहुंचे और ग्रेनेड्स को फेंका और वो दुश्मन वहां पर मर गया। इस साहसी हमले में मेजर आचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वो गंभीर रूप से घायल थे और हिलने में भी असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो उसे छोड़कर दुश्मन पर हमला करने के लिए, और वो लगातार दुश्मन पर गोलाबारी करते रहे। फाइनली वो लोग दुश्मन के पोजीशन पर काबू पा लिए और अपने उद्देश्य पर कब्जा कर लिए। उन्होंने सारे दुश्मन को मार दिए और जीत हासिल कर ली। हालांकि मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद मेजर आचार्य को इतनी चोटें लगी थी कि वो उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए। मेजर पद्मापानी आचार्य दुश्मन के सामने असाधारण साहस, लीडरशिप और आत्म बलिदान की भावना प्रदर्शित किए। इसलिए भारत सरकार ने इनके मरने के बाद इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। यहाँ पे सिचुएशन खत्म होती है। वो युद्ध में जाने से पहले अपने पिता को एक पत्र लिखे
कि मातृभूमि की रक्षा के प्रयास में उन्हें अपनी जान गंवाने का कोई डर या भय नहीं था। और वो अपना लेटर में एक श्रीमद् भगवद गीता का एक कोट भी लिखते हैं। और इस कोट का मतलब है कि यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और दिव्य लोक में जाओगे, या तुम विजय प्राप्त करोगे और पृथ्वी पर राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो, हे कुंती के पुत्र, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम कल बेंगलुरु पहुंचे। मैंने एक लंबा लेटर लिखा है क्योंकि मैं इस प्रेरक अनुभव को तुम्हारे साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं सकी। अपने माता पिता को मेरा नमस्कार देना। तुम्हारी मम्मी के हाथ के छोले भटूरे को काफ़ी मिस करती हूँ। तुम जानती हो मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। अमित को मेरा हेलो कहना। तुम्हारी दोस्त सौम्या। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अब आनंदा सौम्या को लेटर लिखती है। लेटर में दिया है, आनंदा, हाउस नंबर, सेक्टर, चंडीगढ़, डेट 24 अप्रैल 2022। डियर सौम्या, मुझे तुम्हारा पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैंने काफ़ी एंजॉय किया तुम्हारे दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल यात्रा के अनुभव को पढ़कर, और तुम्हारे ऑब्जर्वेशन और फीलिंग को भी। तुम वास्तव में हर छोटी छोटी चीज़ों को विस्तार से देखती हो और तुम बहुत सेंसिटिव पर्सन भी हो। तुम इस स्मारक से जुड़ी भावनाओं का सार समझने में सक्षम हो। मुझे सुनकर काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हें मौका मिला नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने के लिए। मैंने इस मेमोरियल के बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ लोग इस युद्ध स्मारक को केवल एक स्मारक मूर्ति, एक इमारत के रूप में देख सकते हैं। किसी युद्ध के जीत का जश्न मनाना और युद्ध में शहीद या घायल हुए लोगों को याद करना। लेकिन मेरे विचार से ये देश की सुरक्षा और एकता की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों के द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है। मैं प्रेरित फील कर रही हूँ और मैं गंभीरता से सोच रही हूँ कि आर्म फोर्स को ज्वाइन कर लूँ अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए। वैलियंट सोल्जर मतलब बहुत बहादुर सोल्जर। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बहादुर सैनिकों का सम्मान करने के लिए समय समय पर ऐसे स्थानों पर जाए जिन्होंने हमारे लिए महान बलिदान दिए हैं। उनके बलिदान हमेशा दुश्मनों की धमकियों से डरे बिना अपने देश में स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम बनाए हैं। तुम्हारे टीचर और स्कूल बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने ये यात्रा अरेंज की और तुम सबको मौका दिया अपने देश के हीरोज़ को जान पाओ और उन्हें रिस्पेक्ट दे सको। स्कूल में प्रेजेंटेशन देने और बनाने के लिए तुम्हारे क्लास के विचार, तुम्हारे अनुभव का हर एक हिस्सा बहुत अद्भुत है। बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये अच्छा जाएगा और तुम्हारे स्कूल के बच्चों को इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारे पत्र ने मुझे उस समय की याद दिला दी जब मैं अपने शहर में वॉर मेमोरियल घूमने गई थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो दिन राष्ट्रीय शहीद दिवस था। जब हम चंडीगढ़ के गार्डन में गए थे तो हमने सेक्टर 3 के बोजियन विला गार्डन में बहुत सारी एक्टिविटी देखी थी। जैसे ही हम बगीचे के पास पहुंचे, हमने लोगों को फूल चढ़ाते और प्रार्थना करते देखा। हमने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और हमें जल्द ही एहसास हुआ कि वो सभी लोग युद्ध स्मारक पर सैनिकों को सम्मान देने के लिए आए थे। जब मैं अपनी उस यात्रा के बारे में सोचती हूँ, जहाँ हर कोई हमारे सैनिकों को सम्मान में फूल समर्पित कर रहा है, तो मुझे ये पोयम की याद आ गई। तो यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। चाह नहीं मैं सुरबला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मतलब ये पुष्प कहता है कि मैं सुरबला की गहनों में गूंथूं, मेरी इच्छा नहीं है, और मैं प्रेमी जोड़ों की माला में बंधूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डला जाऊं, चाह नहीं दीवानों के सर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं। मैं ये भी नहीं चाहता कि जो सम्राट मर चुके हैं मैं उनके डेड बॉडी पर चढ़ूं, या फिर मैं भगवान के सर पर चढ़ूं और मैं अपने भाग्य पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जन्मे वीर अनेक। हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से हमारे देश के जवान अपने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें पोयम पसंद आई होगी। मुझे कहना होगा, मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन के आइडिया से बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि तुम भारत के सैनिकों की वीरतापूर्ण कहानियों को प्रेजेंट की हो। साहस, वीरता और बलिदान की न जाने कितनी कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हम अपने देश में शांति का आनंद ले सकते हैं और अपने आइडियाज़ को अपने दोस्तों से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस अलर्ट रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए ऐसे एनवायरनमेंट बनाने के लिए जहां हम शांति से रह पाते हैं, सो पाते हैं।
अभी हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कैप्टन अनुज नायर 17 जट रेजिमेंट के एक भारतीय सेना अधिकारी थे जो 1999 में कारगिल वॉर के युद्ध में शहीद हो गए थे। उन्हें दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है उनके बहादुरी के लिए। उनके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। इसी बीच मुझे पता चला कि उनकी मदर मीना नायर ने मेमोयर लिखा है। मेमोयर मतलब विवरण, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में लिखना। तो मीना नायर ने मेमोयर लिखा है जिसका टाइटल है टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्टन अनुज नायर कारगिल वॉर, जिसको मैं निश्चित रूप से पढ़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ आईएनएस के साथ उनकी माँ का एक इंटरव्यू का एक आंसर शेयर कर रही हूँ। आईएनएस का मतलब है इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, जो कि एक प्राइवेट इंडियन न्यूज एजेंसी है। न्यूज़पेपर वालों ने पब्लिश किया है 13 अप्रैल 2022, 159 दिन में किया है। आपका बच्चा जो आपके साथ नहीं है उसके बारे में छोटी छोटी बातें लिखना वास्तव में हिला देता है, लेकिन धीरे-धीरे मैं खुद को ये कहकर इसे स्वीकार कर लिया, अगर मैं उसके बारे में नहीं लिखूँगी, तो दुनिया में कोई भी नहीं लिखेगा या लिख नहीं पाएगा और अनुज के बलिदान के बारे में किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। तो यही बातें अनुज नायर की माँ ने मीना नायर ने आईएनएस को इंटरव्यू में बताया था। ये सच कहा गया है, आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज़ विंड मूव्स इट, इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ ईच सोल्जर हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट। मतलब हमारे फ्लैग इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा इसे हिलाता है। ये हर उस सैनिक की आखिरी सांस से लहराता है जो इसकी रक्षा करते हुए मर गए हैं। मैंने तुम्हारे एक्सपीरियंस को अपने बहुत से दोस्तों के साथ शेयर की हूँ। हम सब नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाने की इच्छा रखते हैं। हम एक मोबाइल ऐप मिला है नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। ये ऐप बहुत इंटरैक्टिव है और 21 भाषा में हमारे क्वेश्चन के आंसर देती है। दीवारों पर बने हुए चित्र बहुत मनमोहक है। इंचेंटिंग मतलब मनमोहक। वास्तव में सीखने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वीक मैं ये आइडिया अपने क्लासमेट और अपने टीचर के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि लोगों के जीवन और कहानियों को शामिल करते हुए एक कॉलेज बनना बहुत अच्छा होगा जो हमें हर दिन प्रेरित कर सके। मैं जानती हूँ कि हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। वास्तव में मुझे तुमसे लेटर प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मुझे आइडिया शेयर की, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारे लेटर का एनवेलप अक्सर सुंदर स्टैम्प के साथ आता है, जिससे मुझे खुशी होती है। मुझे नहीं पता कि मैं इससे पहले कभी तुमसे शेयर की हूँ या नहीं, लेकिन स्टैम्प को कलेक्ट करना मेरी फेवरेट हॉबीज़ में से एक है। मैं इस चीज़ को सालों से कर रही हूँ, लेकिन मुझे हाल ही में पता चला कि स्टैम्प को कलेक्ट करने का एक्ट को फिलेटली कहा जाता है। फिलेटली मतलब पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करना। इस बार मुझे एक डाक टिकट स्टैम्प मिला जो भारत की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करता है, जो कि तुम्हारी लेटर के थीम से रिलेटेड है। ठीक है, अभी के लिए मेरी ओर से बस इतना ही, लेकिन इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, तुम गेस करो कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है। फुली हुई इडली, और हम सब तुम्हें याद करते हैं। अपने पेरेंट्स को मेरा प्रणाम कहना। मैं तुम्हारी लेटर से बहुत इंस्पायर हुई हूँ। आशा है कि जल्दी तुमसे तुम्हारे नए कारनामों और अनुभव के बारे में सुनूंगी। मेरी शुभकामनाएं है आनंदा। तो लेटर यहाँ पर खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म होती है। तो हमें अपने सोल्जर्स को याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, जो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। आई होप कि आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस कहानी को। तो यहाँ पे क्लास 7th की इंग्लिश बुक का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है और यहाँ पर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे आपका क्लास 7 का सफ़र भी इस तरीके से समाप्त होता है। अब हम मिलने वाले हैं क्लास 8 में, जहाँ पर मैंने इंग्लिश तो कवर किया ही है, साथ में सोशल साइंस भी कवर किया है। तो आपके लिए वहाँ पे कुछ और भी हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा आपको। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।